एपिसोड के स्टार्ट में दिखाया जाता है कि फंगली इनसे पूछती है कि क्या तुम्हारी एक बहन भी है, जिस पर वो काफी सरप्राइज होती है और उससे कहती है कि क्या तुम अपनी मेमोरी लॉस कर चुकी हो। वो तुम्हारी चाइल्डहुड फ्रेंड है जो अब्रॉड चली गई थी और अभी वापस आई है। जिस पर फंगली इनसे कहती है कि वो एन को इतने प्यार से क्यों बुला रही थी। तभी इन उसको बताती है कि वो एन से प्यार करती है। इस पर फंगली कहती है कि क्या वो वाकई एन से प्यार करती है। दूसरी तरफ एन ओटिया से बात कर रहा होता है कि वो मुझसे प्यार करती है। एन ओटिया से कहता है कि तुमने मुझे कहा था कि वो मेरी हेल्प करेगी। एन उसे कहता है कि मैं किसी भी रिलेशन में गेम में इमोशनल नहीं होना चाहता। जिस पर ओटिया कहता है कि तुम्हें इमोशनल होना पड़ेगा, इससे तुम्हारे गेम का टास्क अनलॉक होगा। एन ओटिया से पूछता है कि वो मुझे सीक्रेटली लाइक क्यों करती है। एन ओटिया से बैकग्राउंड की स्टोरी पूछता है। दूसरी तरफ इन फंगली को बताती है कि जब ये दोनों साथ में पढ़ते थे तो कोई भी इनके दरमियान नहीं आ सकता था। आना तो दूर की बात है, कोई इन दोनों के साथ खेल भी नहीं सकता था। वो दोनों हमेशा साथ में खेलते थे। बाद में मेरी सिस्टर ने किसी से शादी नहीं की, लेकिन एन ने शादी कर ली। दूसरी तरफ ओटिया जिनकी सिस्टर जिल के बारे में एन को बताता है। वो कहता है कि वो काफी गुस्से वाली है। वो उसको उसकी पर्सनैलिटी के बारे में बताता है। दूसरी तरफ इन फंगली को दिखाती है उसकी बाजू पर स्टिचेस के निशान होते हैं। फंगली से कहती है कि तुम्हारी बाजू टूटने पर तुम 3 मंथ हॉस्पिटल में रही हो। तभी इन कहती है कि छोड़ो, इसमें मेरी ही गलती थी। इन उसे बताती है कि उसकी बहन काफी गुस्से वाली है क्योंकि उसके डैड ने उसे काफी प्रेशराइज किया, इसलिए वो दिन ब दिन चिड़चिड़ी होती गई। दूसरी तरफ एन ओटिया से कहता है कि मेरा टाक जिल पर मुश्तमिल नहीं है। दूसरी तरफ फंगली इनसे पूछती है कि क्या एन उसे लाइक नहीं करता था। इधर एन ओटिया से कहता है कि ये रोमांटिक स्टोरी लाइन जरूर कुछ न कुछ मुसीबत को खड़ी करेगी। एन ओटिया से कहता है कि एक अक्लमंद आदमी कभी भी मोहब्बत में नहीं गिरता। दूसरी तरफ फंगली भी इनको यही बताती है कि एन कहता है कि एक अक्लमंद आदमी कभी भी मोहब्बत में नहीं गिरता। फंगली इनसे कहती है कि अपनी बहन को समझाओ कि वो एक शादीशुदा आदमी के लिए अपने फ्यूचर को खराब मत करे। तभी इन कहती है कि तुम्हें इतना मसला क्यों हो रहा है। जब मैंने तुम्हें सुबह पूछा था तो तुमने मुझे कहा था कि तुम एन को लाइक नहीं करती। जिस पर फंगली हिचकिचाते हुए कहती है ये सच है, लेकिन हमारी शादी हो चुकी है। मैं नहीं चाहती कि कोई मुसीबत खड़ी हो। अभी वो लोग बात कर ही रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर फैंग आकर बताता है कि डिनर रेडी हो चुका है और एन ने उन्हें बुलाने के लिए भेजा है। दूसरी तरफ सब लोग टेबल पर बैठे डिनर कर रहे थे। तभी एन फंगली से पूछता है कि उसने अपना ड्रेस कब चेंज किया। तभी इनके फादर कहते हैं कि आज का डिनर हमारे लिए सेलिब्रेशन है। ये यिल के आने की खुशी में है कि उसने चाइना वापस आने का फैसला किया। जिस पर वो ड्रिंक को चेयर्स कर कर पीते हैं। तभी यिल एन की तरफ देखते हुए कहती है कि उससे कुछ जरूरी बातें हैं जो डिस्कस करनी है। वो उसे बताती है कि वो जब अब्रॉड में थी तो उसने कॉस्मेटिक के लिए काम किया और अगर एन अपने कॉस्मेटिक स्टोर में उसे ऐड कर ले तो इसकी कंपनी को काफी मुनाफा हो सकता है। जिस पर एन कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है और कहता है कि मैं भी आपके साथ बात करने में इंटरेस्टेड हूँ। तभी जिल उसे प्यार से कहती है कि तुम मुझे मिस जिल क्यों बुला रहे हो। तो उसकी सिस्टर फौरन से डिजर्ट उठाकर उसे देती है और कहती है कि ये ट्राई करो। जिस पर वो कहती है कि मैं शुगर नहीं लेती। तभी इनकी ग्रैंडमा कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम एन को शुरू से ही पसंद करती थी, लेकिन अब तुम लोग बड़े हो चुके हो और एन ऑलरेडी मैरिड है। तभी वो फंगली से उसका इंट्रोड्यूस करवाती है कि वो हमारे घर की बहू है। तभी फंगली बालों को संवारते से कहती है कि मुझे आपसे मिलकर खुशी हुई। जिस पर यिल उसे कहती है कि कौन सा मंथ चल रहा है, तुमने गर्मियों वाले कपड़े क्यों पहन रखे हैं। जिस पर फंगली रिप्लाई करती है कि वुमेन कभी भी सीजन के अकॉर्डिंग ड्रेस नहीं वेयर करती। तभी फंगली यिल से कहती है कि अगर वो बीमार होती है तो एन उसकी पूरी केयर करता है। वो एन को चुटकी काटती है। तभी एन उसे कहता है कि मैं तुम्हें अपना कोट देता हूँ। एन अपनी जगह से उठता है और फंगली को अपना कोट उतार कर पहनाता है। जिस पर यिल को काफी गुस्सा आता है। तभी यिल फंगली को टीज करते हुए कहती है कि तुमने यही ट्रिक लुयान के लिए अपनाई थी। जिस पर सब लोग थोड़े हैरान होते हैं। तभी यिल दोबारा से यिल को डिजर्ट लेने के लिए कहती है तो वो फौरन से प्लेट को नीचे फेंक कर तोड़ देती है और कहती है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि मैं डिजर्ट नहीं लूंगी। तभी इन फौरन से वहाँ से उठकर चली जाती है। दूसरी तरफ एन बेड पर सो रहा होता है और फंगली कोच पर बैठी यिल के बारे में सोच रही होती है। वो ओटिया से उसके बारे में पूछती है। जिस पर वो कहता है कि मैं सिर्फ एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हूँ, मैं तुम्हें हर चीज के बारे में नहीं बता सकता। दूसरी तरफ कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग स्टार्ट होती है जिसमें एन कहता है कि उनका फर्स्ट गोल ये होना चाहिए कि उनको मनी लॉस होने से बचानी चाहिए और अचीवमेंट को हासिल करना चाहिए। तभी एन कहता है कि उन्हें एक फेस्टिवल को अरेंज करना चाहिए जिसमें वो कस्टमर को अट्रैक्ट कर सकते हैं। दूसरी तरफ फैंग एन से कहता है कि इस फेस्टिवल के लिए वो पर्सनली प्रिपरेशन करेगा। तभी इनको जिल की कॉल आ जाती है और वो उसे मॉल में मिलने के लिए बुलाता है। तभी वो फैंग को कहता है कि हमें जिल से मिलने के लिए जाना है, इसलिए तुम गाड़ी को रेडी करो। जैसे ही फैंग जाने लगता है वो उसे कहता है कि एक्चुअली तुम मत जाओ, मैं खुद ही जिल से मिलने के लिए चला जाता हूँ, लेकिन तुम इस बारे में फंगली को बिल्कुल नहीं बताओगे। दूसरी तरफ फंगली खूबसूरत सा डेजर्ट बनाती है
और वो फैंग को कॉल करती है और कहती है कि वो इस डेजर्ट को लेकर ऑफिस आ रही है, जिस पर फैंग उसे कहता है कि आप ऐसा मत कीजिएगा क्योंकि मिस्टर एन कंपनी मीटिंग में है। तभी फंगली से कहती है कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, जिस पर वो कहता है कि वो सच बोल रहा है। फंगली से कहती है कि वो उसे कॉल करके खुद कंफर्म कर लेगी। तभी वो उसे सच बता देता है और उसे कहता है कि वो शॉपिंग मॉल में जिल से मिलने के लिए गया है। तभी उसको गुस्सा आ जाता है और कहती है कि ठीक है, उसका वैसे भी मेरे साथ कोई ताल्लुक नहीं है, मुझे इस बात की परवाह करने की जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ वो उनके पीछे मॉल में पहुंच जाती है। इधर जिल एन से कहती है कि उसे लगता है कि उसका काम और उसका प्लान डेफिनेटली काम करेगा। फंगली उनका पीछा करती है। दूसरी तरफ जिल एन को कहती है कि उसे पूरी उम्मीद है कि ये फेस्टिवल उनके ब्रांड को इंक्रीज करेगा। तभी जिल अपने हाथ पर फाउंडेशन जानबूझकर ज्यादा डाल लेती है और प्रिटेंड करते हुए उसे एन के हाथ पर रब करते हुए कहती है कि तुम्हें इसे ट्राई करना चाहिए। एन फौरन से अपना हाथ पीछे कर लेता है। तभी वो उसे कहती है कि तुम इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हो। दूसरी तरफ रिसेप्शन गर्ल फंगली को कहती है कि वो सिक्योरिटी को कॉल कर रही है क्योंकि फंगली उनकी कोई बात नहीं सुन रही थी और मुसलसल एन का पीछा कर रही थी। जैसे ही एन के कान में ये आवाज जाती है वो फंगली के पास पहुंच जाता है और उसे कहता है कि तुम कब आई। तभी फंगली कहती है कि वो शॉपिंग करने के लिए आई है। तभी रिसेप्शन गर्ल एन को बताती है कि ये लड़की काफी देर से आपका पीछा कर रही है और हमारे बार बार पूछने पर भी हमें नहीं बता रही कि इसे क्या चाहिए। तभी जिल उसे कहती है कि तुम जाकर अपना काम करो। जिल फंगली से कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए नहीं आई, लेकिन मैं फिर भी तुम्हें अपनी कॉस्मेटिक्स रिकमेंडेड करती हूँ क्योंकि एक लड़की खूबसूरती के बगैर कुछ भी नहीं है और वो एक आदमी को अपनी खूबसूरती के साथ ही माइल करती है। तभी फंगली को गुस्सा आता है और वो जैसे ही जिल से बात करने लगती है एन फौरन से उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है कि हम ऑलरेडी लेट हो रहे हैं। तभी एन जिल से कहता है कि वो उसे बताना भूल गया था कि हमने फेस्टिवल के लिए शॉपिंग प्लान किया है और उसी ने फंगली को बुलाया था। तभी फंगली उसके करीब हो जाती है और कहती है कि मुझे शॉपिंग करवाएं। दूसरी तरफ फंगली अपने आप से बात करते हुए कहती है कि उसे इतना बुरा क्यों फील हुआ जब एन जिल से मिलने के लिए गया। फंगली अपने आप से बात करते हुए कहती है कि मैं किन सोचों में पड़ गई हूँ। दूसरी तरफ वो लोग खाना खाने के लिए रेस्टोरेंट गए होते हैं। तभी इन खाना खाते हुए फंगली से कहता है कि तुमने आज काफी इम्प्रेस किया, जिस पर वो कहती है कि जिल सिर्फ एक कोड है, तुम उसे मेरे साथ बिल्कुल भी कंपेयर नहीं कर सकते। जिस पर एन कहता है जी बिल्कुल ठीक, और वो उसे खाना देते हुए कहता है कि ट्राई करो। जैसे ही एन उसे खाना देता है वो उसके बारे में सोचने लगती है कि वो कितना हैंडसम और अच्छा है। तभी एन उसे कहता है कि क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया। तो वो खुद से बात करते हुए कहती है मुझे नॉर्मल रहने की जरूरत है और कहती है कि मुझे भूख नहीं है, तुम खाना खाओ। तभी एन कहता है कि वो ऑलरेडी फुल हो चुका है। जैसे ही वो एन के साथ जाने लगती है एन उसे कहता है कि मुझे कुछ काम है इसलिए मैं तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता, तुम्हें खुद ही जाना होगा। ये कहकर एन वहाँ से चला जाता है। फंगली को एन पर काफी गुस्सा आता है। तभी उसे लुयान की कॉल आती है। लुयान फंगली को अपने घर पर मिलने के लिए बुलाता है। फंगली जैसे ही उसके घर जाती है तो वो थोड़ा डरी होती है। लुयान फंगली से कहता है कि तुम्हें मुझसे डरने की जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारे साथ इन्वॉल्व रह चुका हूँ। तभी फंगली से कहती है कि तुमने मुझे यहाँ पर इस किस्म की नॉनसेंस बातें करने के लिए नहीं बुलाया। लुयान उसे कहता है कि तुम काफी चेंज हो चुकी हो। वो कहता है कि जिस फंगली को वो जानता था वो अब बिल्कुल भी नहीं वैसी रही। जिस पर फंगली कहती है तुम क्या कहना चाहते हो। तभी वो उसे बताता है कि तुमने 10 साल मुझे जो लव लेटर लिखे, क्या मैं तुम्हारी हैंड राइटिंग के बारे में नहीं जानता। तभी उसे कहता है कि तुमने मुझे कहा था तुम मेरी हेल्प करोगी एन को डिफेट करने में, मैंने तुम पर बिलीव किया। तभी ओटिया उसे बताता है कि उस लुयान को अप्रोच करके टास्क को कंप्लीट किया है। तभी फंगली को 1000 पॉइंट्स का रिवॉर्ड मिलता है, जिस पर वो वाओ बोलती है। तभी लुयान हैरान हो जाता है और वहाँ देखने लगता है, जिस पर वो उससे पूछता है कि क्या हुआ। लुयान उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी काबिलियत पर पहले यकीन नहीं था, लेकिन अब तुम काफी चेंज हो चुकी हो। फंगली से कहती है कि तुम अब क्या चाहते हो। जिस पर वो कहता है मैं चाहता हूँ कि तुम एन की असिस्टेंट बनो और मुझे रिपोर्ट करो, इसमें मेरी काफी हेल्प हो जाएगी। फंगली जैसे ही वहाँ से जाती है लीलू रूम से बाहर आकर लुयान से कहती है कि वो बिल्कुल भी नहीं समझ पा रही। दूसरी तरफ एन फंगली का वेट कर रहा होता है। वो सोचता है कि फंगली अभी तक घर वापस क्यों नहीं आई, उसके माइंड में क्या चल रहा है, क्या वो दोबारा से कुछ गेम प्ले करने की कोशिश कर रही है। तभी मेड एन को देखती है और कहती है कि मैंने नोटिस किया है कि आप काफी देर से यहाँ पर मौजूद हैं, क्या आप फंगली का वेट कर रहे हैं। जिस पर वो कहता है नहीं, वो तो चांद को देख रहा है। तभी वो बताती है कि फंगली काफी टाइम से घर आ चुकी है और स्टडी में काम कर रही है। दूसरी तरफ एन स्टडी में आता है तो उसके हाथ में डेजर्ट होता है। वो फंगली से कहता है कि तुम क्या कर रही हो। जिस पर फंगली रिप्लाई करती है कि वो फेस्टिवल के लिए काम कर रही है। तभी एन उसे डेजर्ट देते हुए कहता है कि तुम्हें ज्यादा काम नहीं करना चाहिए, कुछ खा लो। जैसे ही वो टेस्ट करने लगती है वो उसे बताता है कि ये डेजर्ट जिल ने बनाया है और ये काफी यमी है। तभी फंगली से कहती है कि क्या तुम्हें उसकी कुकिंग पसंद है। जिस पर
वो कहता है ये काफी डिलीशियस है। तो उसे कहती है कि तुम खा जाओ, मुझे देने की जरूरत नहीं है। तभी एन फंगली से कहता है कि तुम जिल को इतना नापसंद क्यों करती हो। तभी फंगली फौरन से कहती है नो। एन उसे कहता है कि वो मेरी लॉयल पार्टनर है, तुम जो एन कंपनी से बदला लेना चाहती हो और मेरी असिस्टेंट तुम्हारी दुश्मन है। तभी फंगली क्लिपबोर्ड देते हुए एन को कहती है कि अगर तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है तो तुम खुद कर लो। फंगली एन को स्टडी से जाने के लिए बोलती है। जब वो उसके कहने पर भी नहीं जाता तो वो उसे खुद स्टडी से निकालती है। जैसे ही वो स्टडी से नीचे आता है उसे फैंग की कॉल आती है और वो उसे क्या कल के फेस्टिवल के लिए जिल का प्लान ओके है, जिस पर एन कहता है नहीं, फंगली जो प्लान कर रही है वो काफी बेटर है, इसलिए हम उसे ही लीड करेंगे। और तभी वो सोचता है कि फंगली काफी मेहनत कर रही है। तभी वो मेड से कहता है कि वो फंगली के लिए कुछ स्नैक्स को प्रिपेयर कर दे। ऊपर काफी सर्दी है इसलिए वो उसे ब्लैंकेट भी दे आए। तभी मेड उसे बताती है कि फंगली ने उसके लिए एक केक बनाया है और वो किचन में पड़ा है। एंड जैसे ही केक देखता है उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। दूसरी तरफ फंगली अपनी प्रेजेंटेशन को रेडी कर मेंबर्स को बता रही होती है। उन्हें बताती है कि उसने एक छोटा सा सरप्राइज रेडी किया है। जिल और एन भी उसी प्रेजेंटेशन में शामिल होते हैं। जिल फंगली को कहती है कि उसे दोबारा से वो पेज दिखाया जाए। तभी जिल एन को कहती है कि क्या तुमने नोटिस किया कि उसमें कुछ प्रॉब्लम है, जिस पर फंगली कहती है कि हनी तुम देख लो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। जिल फंगली से कहती है कि तुम्हें बिजनेस सीखने की जरूरत है, ये कोई सादा बात नहीं है। जिस पर फंगली गुस्से से कहती है कि उसके पास बिजनेस स्किल मौजूद है, मेरा जो भी टास्क था मैंने उसे कंप्लीट किया है और बहुत अच्छे तरीके से किया है। जैसे ही एन बात करने लगता है फंगली उसे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम जिल को सेव करना चाहते हो, लेकिन मुझे अपनी जजमेंट पर पूरा यकीन है। जिस पर एन ओके बोलता है। दूसरी तरफ फंगली फेस्टिवल की प्रिपरेशन की तैयारी कर रही होती है। एन फंगली को काम करते हुए देखता है और उसकी हेल्प करता है और काफी अच्छा फील करता है कि एन डेकोरेशन में फंगली की हेल्प करने लगता है। तभी फंगली एन से कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें तो अपनी जिल के साथ होना चाहिए। जिस पर एन रिप्लाई करता है कि तुम उससे इतना ज्यादा उकताती क्यों हो। जिस पर फंगली रिप्लाई करती है कि जो भी मेरी काबिलियत पर बात करेगा मैं उसके साथ ऐसे ही करूंगी, अगर तुम ऐसा करोगे तो तुम भी इसी में शामिल हो। फंगली एन से कहती है कि तुम्हें अपनी जिल को लेकर अब घर वापस जाना चाहिए। तभी एन फंगली का हाथ पकड़कर उसे रोकने लगता है और कहता है कि तुमने इस फेस्टिवल के लिए काफी हार्ड वर्क किया है और डेफिनेटली ये ज्वाइन कंपनी के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। एन उसे कहता है कि मैं तुम पर डाउट नहीं कर रहा, मैं तुमसे माफी चाहता हूँ। फंगली कहती है कि मुझे अपना काम खत्म करना चाहिए। जैसे ही फंगली जाने लगती है एन उसे कहता है रुको, तुम्हारे बालों में कुछ है। उसके बालों में वही टॉय होता है जो एन ने उस लिटिल गर्ल को बनाकर दिया होता है। तभी एन फंगली को उस गर्ल के बारे में बताता है। तभी एन उसे कहता है कि उसने उस लिटिल गर्ल की हेल्प करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया, उसे इस बात का पछतावा है। ये सुनकर फंगली को गुस्सा आ जाता है और वो फौरन वहाँ से चली जाती है। एन उससे पूछता है कि कहाँ जा रही हो, तो वो कहती है कि वो काम करने के लिए जा रही है। तभी एन सोचने लगता है कि मैंने इसे क्या कहा। दूसरी तरफ फेस्टिवल स्टार्ट हो जाता है और लोग इस फेस्टिवल की डेकोरेशन को देखकर काफी अट्रैक्टिव होते हैं। दूसरी तरफ अपने हाथ से आने वाले मेहमानों को ड्रिंक पेश करती है और उन्हें हैप्पी फेस्टिवल बोलती है। दूसरी तरफ फंगली जैसे ही ब्रेकफास्ट करने के लिए बैठती है तभी उसे बताया जाता है कि एक बैड न्यूज है। दूसरी तरफ फंगली तो लड़कों के पास जाती है और उन्हें कहती है कि तुम लोगों को स्कैम करने की जरूरत नहीं है, ये प्रोडक्ट्स अभी यहाँ पर वापस करो। जिस पर वो उसे कहता है कि ये उसने पे करके खरीदी है। फंगली से कहती है कि मैं तुम्हें कह रही हूँ कि तुम्हें स्कैम करने की जरूरत नहीं है। जिस पर वो कहता है कि तुम्हारे पास इस बात का क्या सबूत है कि मैंने स्कैम किया है। जैसे वो जाने लगता है फंगली उसे पीछे से खींचकर रोकती है, जिस पर सब लोग फंगली को देख रहे होते हैं। तभी उसकी मेड उसे कहती है कि अभी ये टाइम सही नहीं है, आपको थोड़ा रिलैक्स करना चाहिए। तभी कस्टमर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि हम यहाँ पर 1.5 घंटे से इंतजार कर रहे हैं, क्या आप लोगों के पास कोई स्टॉक है, क्या यहाँ पर प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं। कस्टमर्स की लाइन लगी होती है और स्टॉक शॉर्ट हो जाता है। तभी कस्टमर चिल्लाने लगते हैं कि उनका टाइम वेस्ट ना किया जाए। तभी फंगली सब कस्टमर को अनाउंसमेंट करती है। वो कहती है कि वो माफी चाहती है, स्टॉक की शॉर्टेज की वजह से सबको लाइन में लगना चाहिए और 1 बाय 1 प्रोडक्ट्स को बाय करना होगा। जिस पर कस्टमर चिल्लाने लगते हैं और कहते हैं कि हम ओनली 1 बाय क्यों करें। तभी सब लोग फंगली को ब्लेम करने लगते हैं। वहाँ पर एन और जिल आ जाते हैं। जिल जैसे ही आती है वो कस्टमर को कहती है कि आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर परचेज की कोई लिमिट नहीं है, आप लोग अनलिमिटेड प्रोडक्ट खरीद सकते हैं जो भी आप चाहें। एन कहता है कि आपको लाइन बनानी चाहिए ताकि यहाँ पर मेस क्रिएट ना हो। जिस पर कस्टमर खुश हो जाते हैं और क्लैपिंग करने लगते हैं। दूसरी तरफ जिल फंगली को तंजिया थैंक यू बोलती है कि उसने फेस्टिवल के लिए इतने अरेंजमेंट्स किए। तभी फंगली गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ एन अपने मेंबर्स के साथ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहता है कि आज का इवेंट काफी सक्सेसफुल रहा, आप सबने काफी अच्छा काम किया। हमने तकरीबन 5000 के करीब प्रोडक्ट सेल किए
की। तभी वहाँ पर एक लड़की कहती है कि हमें मिस जिल का थैंक यू करना चाहिए क्योंकि उन्होंने हमें आज के दिन बचाया। अगर वो ना होती तो हम पता नहीं क्या करते। तभी फंगली को गुस्सा आता है और वो उठकर खड़ी हो जाती है और वो कहती है कि मैं आप सबसे माफी चाहती हूँ क्योंकि आज की गलती मेरी है। तभी वो उनको कहती है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप मिस जिल को लेकर वहाँ पर आ गए और मेरी मदद की। फंगली कहती है कि इस बात का कोई डाउट नहीं है कि जिल मुझसे ज्यादा टैलेंटेड है। तभी फंगली वहाँ से चली जाती है। जैसे ही फंगली जा रही होती है वहाँ पर उसका सामना जिल से हो जाता है। फंगली उसे इग्नोर करने लगती है तो जिल उसे कहती है कि तुम जानती हो कि तुम्हारा सबसे बड़ा मसला क्या है। उससे कहती है कि तुम्हारा मसला ये है कि तुम हमेशा अपने आप को दूसरों से बेहतर समझती हो। जिल फंगली से कहती है कि वो आज रात एन के साथ डिनर पर जा रही है जहाँ पर सिर्फ वो दोनों होंगे। दूसरी तरफ लीलू ऑफिस में बैठी मिरर में अपने आप को देख रही होती है। तभी वो अपने बैग से लिप ग्लॉस निकालती है और लगाने लगती है। पास बैठी उसकी फ्रेंड जब उसे देख लेती है तो उसे कहती है कि क्या तुम आज फेस्टिवल पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ डेट पर जा रही हो। जिस पर वो कहती है कि मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। तभी उसकी फ्रेंड उसे कहती है कि तुम्हें मुझसे छुपाने की जरूरत नहीं है, तुम जल्द ही उसे मुझसे इंट्रोड्यूस करवाओ। ये कहकर वो वहाँ से चली जाती है। तभी लीलू लुयान को मैसेज करती है और पूछती है कि क्या उसने आज का काम खत्म कर लिया। जिस पर वो रिप्लाई करता है कि वो आज थोड़ा बिजी है इसलिए वो आज नहीं मिल सकता। लीलू ये सुनकर अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ फंगली को जिल की कही हुई बातें याद आती हैं जिसमें जिल ने फंगली की इंसल्ट की होती है। फंगली काफी अपसेट होती है। तभी वो ओटिया को बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या कोई स्पेशल डे का रिवॉर्ड है। जिस पर वो उसे बताता है अभी ऐसा कुछ नहीं है। फंगली ओटिया से कहती है कि वो घर जाना चाहती है क्योंकि वो अपने डैड और जी को मिस कर रही है। क्या वो ऐसा कर सकती है। जिस पर ओटिया कहता है कि पहले तुम्हें इस गेम को खत्म करना होगा उसके बाद तुम जा सकती हो। तभी बारिश स्टार्ट हो जाती है। फंगली बारिश में भीग रही होती है कि तभी वहाँ पर हैन हाथ में अम्ब्रेला लिए आ जाता है। फंगली हैन से पूछती है कि तुम डिनर पर नहीं गए। हैन फ्लैशबैक में देखता है कि जब मिस जिल उसे डिनर के लिए कन्विंस करती है और हैन उसे रिप्लाई करता है कि आज उनका फेस्टिवल था जो काफी अच्छा गुजरा इसलिए वो अपने घर जाकर अपनी वाइफ के साथ उसकी सेलिब्रेशन करना चाहता है। तभी हैन फंगली से कहता है कि क्या आप मुझे चांस देंगी कि मैं आपको अम्ब्रेला के नीचे सिक्योर कर सकूं। तभी हैन फंगली को इशारा करता है कि अपने पीछे देखो तो एक कपल अम्ब्रेला लिए साथ में जा रहा होता है। तभी फंगली हैन को कहती है कि तुम्हारे पास तो सिर्फ एक अम्ब्रेला है। जिस पर वो कहता है हाँ। फंगली से कहती है कि हम एक कंपटीशन रखते हैं, जो ये अम्ब्रेला लेकर पहले कार के पास पहुंच गया वो विन करेगा। तभी फंगली फौरन से एन से अम्ब्रेला छीनकर भाग जाती है। तो अभी फंगली को वहाँ पर एक आंटी नजर आती है जिनके पास अम्ब्रेला नहीं होती तो वो अपनी अम्ब्रेला उन्हें दे देती है। एन ये सब कुछ देख रहा होता है। तभी वो दोनों बारिश में भीगते हुए जाते हैं। दूसरी तरफ लीलू भी बारिश का नजारा ले रही होती है। वो जैसे ही ऑफिस के बाहर आती है उसे वहाँ पर एक अम्ब्रेला मिलती है जिस पर उसका नाम लिखा होता है। तभी वहाँ पर लुयान आ जाता है और वो अपने ड्राइवर के साथ घर वापस चला जाता है। तो लीलू यही सोचती है कि वो अम्ब्रेला उसके लिए लुयान ने रखी हुई है। दूसरी तरफ यिन की सिस्टर जिल भी बारिश में अकेली चल रही होती है। तभी वहाँ पर यिन आ जाती है और उसे अम्ब्रेला से सेव करते हुए कहती है कि तुम अकेली हो। यिन उसे कहती है वैलेंटाइंस डे के दिन सब लोग अपनी गर्लफ्रेंड के साथ होंगे, तुम्हें कौन ज्वाइन करेगा। जिस पर जिल उसे कहती है कि तुम भी तो अकेली हो, क्या तुम्हें कोई फॉलो नहीं करेगा। तभी यिन उसे हक करते हुए कहती है चलो हम दोनों साथ में मिलकर फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ फंगली ओटिया को बुलाती है और उससे पूछती है कि अगर आज रात वो ना सोए तो क्या वो अपने भाई से मिल सकती है। उसे कहती है कि वो जानना चाहती है कि उसके रियल फादर कौन है और उसे पूरी स्टोरी के बारे में पता होना चाहिए। जिस पर ओटिया कोई जवाब नहीं देता। तभी वो दोबारा ओटिया को आवाज देती है तो ओटिया कहता है कि वो एन के क्वेश्चन के बारे में सोच रहा है। जिस पर फंगली कहती है कि उसने तुमसे क्या पूछा है। नेक्स्ट मॉर्निंग फंगली फेस्टिवल के अकॉर्डिंग अपनी प्रेजेंटेशन देती है। वो अपने मेंबर्स को बताती है कि उसने क्या प्लान किया है। वो मेंबर्स को कहती है कि उसे फॉलो किया जाए। वो कहती है कि जो नए जोड़े इस साल शादी करेंगे हम उनके लिए एक गिफ्ट प्लान करेंगे और उन्हें मैरिज सर्टिफिकेट देंगे। तभी सब मेंबर फंगली के लिए क्लैपिंग करते हैं। दूसरी तरफ फैन एक पेंटिंग को देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर फंगली आ जाती है। वो जैसे ही फंगली को आते देखता है वो ड्रॉ में फौरन से उसे छुपाने लगता है कि तभी उसका हाथ ड्रॉ में आ जाता है और उसे चोट लगती है। फंगली जल्दी से उसके पास आती है और उसका हाथ पकड़कर देखने लगती है तो वो उससे कहता है क्या तुम्हें सच में मेरी परवाह है। जिस पर फंगली रिप्लाई करती है कि उसे काम की परवाह है। जैसे ही एन डॉक्यूमेंट पर साइन करने लगता है उससे साइन नहीं होते। वो फंगली को कहता है कि मेरी फिंगर में दर्द है, मुझसे पेन नहीं पकड़ा जा रहा, क्या तुम मेरे लिए साइन कर सकती हो। तभी वहाँ पर फैंक आता है और उसे कहता है कि आपको साइन कर देने चाहिए क्योंकि ग्रुप मेंबर फाइल का वेट कर रहे हैं। दूसरी तरफ सुपरमार्केट में सेल्स गर्ल फंगली को बताती है कि इन क्रीम काफी तेजी से सेल हो रही है इसलिए स्टॉक लो हो गया है। जिस पर फंगली कहती है कि फिक्र करने की जरूरत नहीं है, मिस्टर एन ने परचेज कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर दिए हैं, जल्द ही न्यू स्टॉक आ जाएगा। दूसरी तरफ फंगली के सुपरमार्केट में आती है। जैसे ही फंगली जिल को देखती है वो कहती है कि हमारे छोटे से सुपरमार्केट में तुम आज कैसे आ गई। जिस पर जिल कहती है कि मैं आज काम के बारे में बात करनी नहीं है, मैं तुमसे कुछ पर्सनल बात करने के लिए आई हूँ। जिस पर फंगली कहती है पर्सनल। दूसरी तरफ ज्वाइंट ग्रुप की प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग स्टार्ट हो जाती है जहाँ पर सारे मेंबर्स मौजूद होते हैं। तभी वहाँ पर एन आता है जिसे देखकर एक मेंबर कहता है कि तुम यहाँ पर क्यों आए हो। एन रिप्लाई करता है कि मीटिंग के
लिए, जिस पर वो एन के फादर से बात करते हुए कहता है कि आज हम बिजनेस कॉल पर बात करने वाले हैं और एन किसी भी प्रोजेक्ट पर काम नहीं कर रहा, तो इसलिए इसे मीटिंग में इनवाइटेड करने की कोई वजह नहीं है। जिस पर उसके फादर कहते हैं कि मैंने एन को इनवाइट किया है और एन को सीट पर बैठने के लिए बोलते हैं। तभी एन के फादर उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि उसने फेस्टिवल में काफी अच्छा काम किया है, जिससे कंपनी को काफी प्रॉफिट हासिल हुआ है। तभी सब मेंबर्स एन के लिए क्लैपिंग करते हैं। दूसरी तरफ जिल और फंगली एक रेस्टोरेंट में बैठी होती है। तभी जिल उसे कहती है कि मैं एक स्ट्रेट फॉरवर्ड लड़की हूँ और मैं अपने पॉइंट की बात करूंगी। जिल उसे कहती है कि वो एन के बारे में बात करने के लिए यहाँ पर आई है, जिस पर फंगली रिप्लाई करती है कि तो फिर तुम्हें उससे बात करने की जरूरत है, मुझसे नहीं। तभी जिल उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम एन से डिवोर्स ले लो, तुम मुझे इसकी प्राइस बता सकती हो, 50 मिलियन। जिस पर फंग फौरन से सोच में पड़ जाती है कि डिवोर्स के लिए 50 मिलियन। जिल उसे बताती है कि वो बचपन से ही एन को पसंद करती है। उसे कहती है कि अगर वो अब्रॉड ना जाती तो आज वो दोनों शादी के बंधन में बंध चुके होते। वो फंगली से कहती है कि तुम हमारी स्टोरी में ऐड नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हें अभी भी मौका दे रही हूँ कि तुम एक अच्छा डिसीजन लो। फंगली रिप्लाई करती है कि मैं आपके खलूस और प्यार की कदर करती हूँ, लेकिन फंगली किसी की गुलाम नहीं है जो वो किसी के कहने पर कभी भी कोई फैसला करे। ये सुनते ही जिल को गुस्सा आ जाता है। उसे कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम एन के लिए अच्छी लड़की हो? तुम्हारे फादर की डेथ भी तुम्हारी वजह से हुई क्योंकि तुम लुयांग को पसंद करती थी और अब तुम एन के साथ शादी कर चुकी हो। तभी फंगली वहाँ से उठकर चली जाती है और कहती है कि मैं एन से शादी कर चुकी हूँ और तुम्हें उससे दूर रहने की जरूरत है। जिस पर जिल को गुस्सा आ जाता है और वो उसे कहती है कि मैं तुमसे आखिरी दफा पूछ रही हूँ। उसे कहती है कि अगर एन ने मुझे चूज कर लिया तो तुम्हें उसे छोड़ना होगा। फंगली सुनकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फंगली और एन ऑफिस में बैठे होते हैं कि तभी वहाँ पर सेल्स गर्ल आती है और वो शोर मचाते हुए कहती है कि एक इमरजेंसी हो गई है। वो दोनों फौरन से जब जाकर देखते हैं तो सुपरमार्केट में एक हंगामा बरपा होता है। काफी लोग इकट्ठे हुए होते हैं और वहाँ पर इंस्पेक्टर भी आते हैं। उन्हें बताया जाता है कि एक लड़की ने उनके सुपरमार्केट से लास्ट वीक जिन क्रीम को बाय किया है, जिसे लगाने से उसे फेस पर काफी एलर्जी हो गई है। तभी वो लड़की उन पर चिल्लाती है और कहती है कि इन्होंने पैसे के लिए मेरे साथ खिलवाड़ किया है। तभी एन उससे कहता है कि आपको रिलैक्स होने की जरूरत है, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। जिस पर वो लड़की कहती है कि अभी भी एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत है क्या? वो कहती है कि मैं 7-8 साल से ही क्रीम यूज कर रही हूँ, लेकिन कभी भी कोई इशू नहीं हुआ। वो कहती है कि आप लोग फेक हैं। तभी फंगली कहती है कि तुम्हारे पास क्या प्रूफ है कि हमारी प्रोडक्ट्स फेक हैं? तभी इंस्पेक्टर बोलते हैं कि तभी हम यहाँ पर चेकिंग करने के लिए आए हैं कि आपके पास जो स्टॉक है क्या वो रियल है या फेक। जिस पर फंगली कहती है कि ऑफ कोर्स मैं आपको अभी दिखाती हूँ। तभी सेल्स गर्ल फंगली को बताती है कि उसने अभी देखा है तो परचेजेस ऑर्डर डिसअपियर्ड हो चुके हैं। ये सुनते ही वो लड़की शोर मचाना शुरू कर देती है। वो कहती है कि आप सबने सुना कि इनके पास परचेजिंग ऑर्डर मौजूद नहीं है। तभी वो अपने फेस से मास्क उतारती है और अपना फेस दिखाने लगती है तो उसके फेस पर काफी एलर्जी होती है और वो शोर मचाने लगती है। फंगली से कहती है कि उसे थोड़ा टाइम दिया जाए, वो जल्द ही उससे सेटिस्फाइड करेगी और आंसर देगी। जिस पर वो कहती है कि तुम्हें मुझसे इतनी नाइसली बात करने की जरूरत नहीं है, तुम मेरे दर्द का अंदाजा नहीं लगा सकती। तभी वो फंगली को धक्का देती है तो एन फौरन से उसे बचाने आकर फंगली और मिस्टर एन को बताता है कि वाइट कस्टमर ने हंगामा बर्पा किया हुआ है। वो उन्हें बताता है कि कस्टमर कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है। वो पुलिस के साथ मिलकर क्रिटिसाइज कर रहे हैं और इस सारी सिचुएशन का कसूरवार मिस फंगली को ठहरा रहे हैं। ये सुनकर फंगली काफी परेशान हो जाती है। तभी एन फंगली की तरफ देखता है और फैंग को इशारा करता है कि वो चला जाए। जैसे ही फैंग जाता है, पास पर टेबल में से मग उठाकर एन फंगली को पानी लाकर देता है। वो उसे एक निगाह देखती है और पानी पीती है। तभी एन उसे कहता है कि तुम्हें अभी सुपरमार्केट आने की जरूरत नहीं है। जिस पर फंगली हैरान हो जाती है। एन उसे कहता है कि अभी लोग काफी जज्बात में आ चुके हैं और वो किसी भी टाइम कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए मैं तुम्हें यही कहूंगा कि तुम अभी कुछ टाइम के लिए सुपरमार्केट मत आओ ताकि तुम्हें किसी किस्म का नुकसान ना पहुंच सके। एन फंगली से कहता है कि परचेजिंग ऑर्डर की लिस्ट बेशक मिस हो चुकी है, लेकिन हमारे पास उसकी कॉपी जरूर मौजूद होगी। वो फंगली से कहता है कि वो जल्द ही अपनी बेगुनाही को साबित करेगा। दूसरी तरफ फैन जिल के घर जाता है, जिस पर उसकी मेड उसे कहती है कि जिल उसका वेट कर रही है। दूसरी तरफ फंगली सोने की कोशिश करती है, लेकिन उसे नींद नहीं आती। वो सोचती है कि एन इतना लेट कहाँ पर हो गया है। तभी उसके माइंड में एक प्लान आता है। वो ओटिया को बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या वो कोई ऐसी आइटम को बाय कर सकती है जो उसे भी बता सके कि एन कहाँ पर है। जिस पर ओटिया उसे बताता है कि इसके लिए उसे 5000 पॉइंट्स को पे करना होगा। तभी फंगली वो आइटम खरीद लेती है। दूसरी तरफ एन जब जिल के पास जाता है तो वो देखता है कि वो ड्रिंक कर रही होती है और काफी खुश नजर आ रही होती है। तभी वो उसे अपने पास आकर बैठने का इशारा करती है। जैसे ही एन बैठता है वो उससे अपने ड्रेस के बारे में पूछने लगती है। वो उसे कहती है कि मैं कैसी लग रही हूँ। जैसे ही एन उसकी तारीफ करने लगता है वो फौरन से जैकेट को उतार देती है और जानबूझकर उसे अपनी बॉडी शो करवाने लगती है। जिल उसे कहती है कि मैं चाहती हूँ कि हमारी फैमिली क्लॉथ मैनेजमेंट तुम्हारे स्टोर में ऐड की जाए, क्या तुम इस चीज के लिए इंटरेस्टेड हो? जिस पर वो कहता है ऑफ कोर्स। दूसरी तरफ फंगली दूरबीन से सब कुछ देख रही होती है कि तभी उसकी टाइम लिमिट खत्म हो जाती है। वो ओटिया से कहती है कि एन ने कहा था कि
कि वो जिल के पास मैटर को हैंडल करने जा रहा है, लेकिन वो तो वहाँ उसके साथ ड्रिंक एंजॉय कर रहा है। उसे मेरी कोई परवाह नहीं है, लेकिन उसने मुझे ऐसे शो किया जैसे वो बहुत फिक्रमंद है। तभी फंगली ओटिया से कहती है कि एक बार उसे फिर से आइटम यूज करने का टाइम दिया जाए, जिस पर वो बताता है कि सिर्फ आइटम को एक बार ही यूज किया जा सकता है। दूसरी तरफ फैन जिल से कहता है कि उसका यहाँ पे आने का मकसद कुछ अर्जेंट बात करना है। वो उसे कहता है कि तुम जानती हो कि कस्टमर की कंप्लेंट्स क्या हैं। कस्टमर कंप्लेन कर रहे हैं कि हमने उन्हें फेक प्रोडक्ट्स सेल की है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरी वाइफ का इसमें कोई कसूर नहीं है। एंड उसे कहता है कि मुझे यकीन है कि तुम्हारे पास परचेज ऑर्डर्स का रिकॉर्ड होगा। तभी वो उसे अपने मोबाइल में एक वीडियो दिखाने लगती है जिसमें फंगली के हाथ में बॉक्स होता है। तभी वो कहती है कि फंगली ने बॉक्स को एक्सचेंज किया है, इसलिए ये सब कुछ हुआ है। जिल से कहती है कि मुझे लगता है कि ये फुटेज दिखाने के बाद मुझे तुम्हें कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तभी एन कहता है कि उसे नहीं लगता कि ये सब सच है, जिस पर जिल उसे कहती है कि तुम्हें ये वीडियो देखने के बाद भी यकीन नहीं हुआ। तभी जिल उसके करीब होती है और उसे छूने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकती हूँ कि इन प्रोडक्ट्स के साथ फंगली ने ही कुछ ना कुछ किया है। जिल उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है कि मैं तुम्हें दावे के साथ कह सकती हूँ कि फंगली तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारे साथ रहने के काबिल नहीं है। तभी एन उसे कहता है कि तुम ठीक कह रही हो, हम दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हैं। जिस पर वो काफी खुश होती है और कहती है कि फाइनली तुम इस बात पर एग्री हुए। जिल कहती है कि वो वीडियो को अपलोड कर देगी, जिस पर एन फौरन से उसे मना करता है। एन उसे कहता है कि मैं नहीं चाहता कि न्यू आने वाले कस्टमर इस बात से फेड अप हों। एन फंगली से कहता है कि मुझे तुम्हारे घर की चाहिए ताकि मैं जब भी चाहूँ तुम्हें देखने के लिए आ सकूं, जिस पर वो फौरन से मान जाती है। तभी एन सोचने लगता है कि फंगली को बचाने के लिए उसे कितनी कुर्बानी देनी पड़ रही है। दूसरी तरफ फंगली को लुयान कॉल करता है और उसे कहता है कि मैंने प्रोडक्ट्स के स्कैम के बारे में सुना है। वो फंगली से कहता है कि मुझे इस बात की परवाह नहीं है कि तुमने किस मेथड को यूज किया। वो लुयान से कहती है कि क्या उसे अभी भी एन की हेल्प करनी चाहिए या नहीं, जिस पर लुयान कहता है कि मुझे उसके बारे में बात नहीं करनी और कॉल को कट कर देता है। नेक्स्ट मॉर्निंग फंगली रेडी होती है और एन को सोते हुए देखकर कहती है कि तुमसे बड़ा फ्रॉड मैंने आज तक नहीं देखा। ये कहकर वो जैसे ही जाती है दरवाजा जोर से बंद करती है तो एन उसके दरवाजा बंद करने की आवाज से फौरन उठ जाता है। तभी जिल उसे कॉल करती है और कहती है कि क्या वो दोनों मिल सकते हैं, जिस पर वो कहता है श्योर क्यों नहीं। दूसरी तरफ फंगली सुपरमार्केट में जाती है और वहाँ सर्वेंट से कहती है कि तुम क्या कर रहे हो। फंगली को देखते ही वो कहता है कि मैडम आपने यहाँ पर आने की जहमत क्यों की, आपने मुझे बुला लिया होता तो मैं आ जाता। फंगली से कहती है कि मैं प्रोडक्ट्स के केस के बारे में यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि इन सब के पीछे किसी न किसी का हाथ जरूर है। जिस पर वो कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं है, आपको कोई गलत फहमी हुई है। तभी फंगली उसके मोबाइल में उसकी और जिल की पिक सेंड करती है, जिसे देखते ही वो फंगली पर चिल्लाता है और कहता है कि तुम मुझे फॉलो कर रही थी। तभी फंगली से कहती है कि मैं तो सिर्फ पीछे की कहानी को फॉलो कर रही थी। तभी वो उसे वो केमिकल दिखाती है जो उसने क्रीम में ऐड किया होता है। दूसरी तरफ फैन सोच रहा होता है कि मैंने फंगली के लिए कुर्बानी दी है, मैंने उसे बचाने के लिए इतने जतन किए, लेकिन उसने मुझे पूरा दिन कॉल नहीं की। तभी जिल से पूछती है कि क्या उसने फंगली से बात कर ली, जिस पर वो कहता है कि वो कल काफी बिजी था, इस वजह से वो उससे बात नहीं कर पाया। तभी वो उसे कहती है कि वो और ज्यादा वेट नहीं करना चाहती। जैसे ही जिल उसके करीब होती है एन मौके का फायदा उठाकर उसकी पॉकेट से उसका मोबाइल निकाल लेता है। तभी उसको खांसी और छींके आना स्टार्ट हो जाती हैं। एन उसे बताता है कि आज उसने पीच परफ्यूम यूज किया है, जिस पर वो उसे बताती है कि उसे पीच से एलर्जी है और फौरन से वहाँ से उठ के चली जाती है। एन मौके का फायदा उठाकर उसके मोबाइल में से फंगली की वीडियो को डिलीट कर देता है जो उसने धोखे से एडिट की होती है। दूसरी तरफ वो सर्वेंट जिसने जिल के साथ मिलकर ये सारा इशू क्रिएट किया होता है फंगली के साथ कार में बैठा होता है। वो फंगली को कहता है कि मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ, जिस पर वो कहती है कि तुम सिर्फ चुपचाप अंदर बैठो। दूसरी तरफ वो सर्वेंट जिल के घर जाता है तो तभी उसकी मेड से कहती है कि तुम यहाँ क्यों आए हो। तभी फंगली भी इसके साथ होती है और कहती है कि ये दोनों जिल से मिलने आए हैं। तभी फंगली जिल से मिलने उसके घर चली जाती है। जिल जैसे ही फंगली को देखती है वो कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। उसे कहती है कि तुम दोबारा यहाँ पर आने की हिम्मत मत करना। तभी फंगली से कहती है कि जो तुमने सर्वेंट को पैसे दिए थे वो काफी नहीं थे, तुमने उसके साथ मिलकर जो चालाकी की है तुम्हें उसका जवाब देना होगा। जिस पर वो कहती है कि तुम्हारे पास उसका कोई सबूत नहीं है। जिल उसे कहती है कि अगर मैंने तुम्हारी वीडियो ऑनलाइन पोस्ट कर दी तो तुम जेल भी जा सकती हो। तभी वहाँ पर एन आ जाता है तो जिल इनोसेंट बनने का ड्रामा करती है और कहती है कि मुझे ब्लेम कर रही है, जिस पर एन स्माइल करने लगता है और जिल का फोन दिखाते हुए कहता है कि मैंने सारा डाटा ट्रांसफर कर लिया है, इसलिए तुम दोनों को लड़ने की जरूरत नहीं है। जिल जल्दी से अपना फोन खींचती है और कहती है कि तुम्हारे पास मेरा फोन कैसे आया, जिस पर वो बताता है कि वो बाय चांस तुम्हारी पॉकेट से गिर गया था। एन उसे कहता है कि जो तुमने धोखे से मेरी बीवी की वीडियो बनाई थी वो एक्सीडेंटली मुझसे डिलीट हो गई है। तभी फंगली खुश हो जाती है और सोचती है कि एन ने ये सब कुछ उसके लिए किया है। जिल चिल्लाने लगती है और कहती है कि
तुमने मुझे बेवकूफ बनाया। तभी वहाँ से फंगली का हाथ पकड़ता है और उसे वहाँ से ले जाता है। दूसरी तरफ येन अपनी सिस्टर जिल का वेट कर रही होती है कि तभी वो बाहर से वॉमिटिंग करती हुई आ रही होती है। एक्चुअली उसने ओवर ड्रिंक कर ली होती है। तभी उसे कहती है कि तुमने इतनी ओवर ड्रिंक क्यों की है। जैसे ही वो उसका हाथ पकड़ने लगती है वो फौरन से उसे कहती है कि तुम्हें मेरी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तभी उसे उसके डैड की कॉल आती है। उसे कहते हैं कि तुम अपने साथ साथ इनकी रेपुटेशन भी खराब कर रही हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है। तभी उसे कहते हैं कि तुम कल ही अब्रॉड वापस आ रही हो। तभी उसके हाथ से फोन पकड़कर कहती है कि आप उसे क्यों डांट रहे हैं। अगर आपको हमारी इतनी परवाह होती तो आज हम इस हाल में ना होते। आपको सिर्फ पैसे की परवाह है और अचीवमेंट की परवाह है। तभी उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम बकवास बंद करो। जिस पर वो कहती है कि ठीक है मैं बुरी हूँ लेकिन मेरी बहन इस दुनिया की सबसे अच्छी बहन है। नेक्स्ट मॉर्निंग फंगली एन को गुड मॉर्निंग बोलती है और वो जैसे ही ब्रेकफास्ट के टेबल पर आकर बैठती है तो वो देखती है कि वहाँ पर फूल की पत्तियां बिछी होती हैं और खाना काफी अच्छी प्रेजेंटेशन में सर्व होता है। वो देखते ही एन से कहती है क्या ये सब तुमने किया है। जिस पर एन उसे कहता है कि तुम मुझे ब्लेम मत करना, मैंने काफी टाइम के बाद कुकिंग की है। तभी फंगली से कहती है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं, मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हम लोग सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में हैं और फेक मैरिड कपल हैं। तभी हम सोचने लगता है कि फंगली परेशान है कि कहीं ये रिलेशनशिप रियलिटी की तरफ तो नहीं आ जाएगा। दूसरी तरफ फंगली जिल के घर जाती है तो जिल से पूछती है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो। जिस पर वो उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी सिस्टर ने कॉल करके बताया है कि तुम अब्रॉड जा रही हो। जिस पर वो कहती है कि तुम मुझ पर हंसने आई हो। तभी फंगली कहती है कि मैं ऐसी बेवकूफाना हरकतें नहीं करती। तभी वो उसे वही इन्वेलप देती है जो एन ने उसे दिया होता है, जो रियल एन ने उसके लिए लिखा होता है, जिसके पीछे लिखा होता है कि जिल एक बहुत ही अच्छी लड़की है लेकिन उसे कोई भी समझ नहीं सकता और हम दोनों हमेशा बेस्ट फ्रेंड रहेंगे। फंगली उसे कहती है कि ये फोटो उसे उसके बेडरूम से मिली है इसलिए वो रिटर्न करने के लिए आ गई। तभी फंगली से कहती है कि अपना ख्याल रखना और कहती है कि तुम्हें जल्दी जाना चाहिए ताकि तुम्हारी प्लेन मिस ना हो जाए। दूसरी तरफ फंगली जब एन के पास वापस आती है तभी उसे लुयान का मैसेज आता है और वो उसे मैसेज करता है कि वो उसे कंपनी के फंगली लुयान से मिलने आती है और उसे कहती है कि तुम्हें किस लिए मेरी जरूरत थी। जिस पर उसे कंग्रेचुलेशन बोलता है। लुयान उसे कहता है कि तुम्हारी परफॉर्मेंस पर कंपनी ने तुम्हें कमेंडेट करने का फैसला किया है। वो सब अपना मोबाइल दिखाते हुए कहता है कि मुझे किसी ने कुछ बताया है। जिस पर फंगली मैसेज रीड करती है कि एन जॉइन ग्रुप्स के शेयर सुपर मार्केट को रन करने में यूज कर रहा है। जिस पर लुयान उसे कहता है कि अब एन पर मुसीबत आने से कोई नहीं रोक सकता। फंगली उसे कहती है कि तुम्हें किस लिए मेरी हेल्प चाहिए। तभी लुयान उसे कहता है कि वो आफ्टरनून में मिस्टर एन के साथ विजिट पर जा रहा है और उसे उम्मीद है कि फंगली कामयाब हो जाएगी। दूसरी तरफ एन फंगली के बारे में सोच रहा होता है। वो सोचता है कि फंगली अभी भी इनसिक्योर फील कर रही है। एन सोचता है कि उसे फंगली से बात करने की जरूरत है। दूसरी तरफ फैंग के पास एक ब्रीफकेस होता है। एन उसके पास आता है और उसे कहता है कि क्या तुम वो ले आए। तभी वो ब्रीफकेस ओपन करता है और उसमें से एन रिंग निकालता है। तभी एन वो रिंग अपनी पॉकेट में डालता है। वो जैसे ही अपने कैबिन में आता है वो देखता है कि फंगली डॉक्यूमेंट्स को चेक कर रही होती है। वो फंगली से पूछता है कि वो यहाँ पर क्या कर रही है। उसे कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। तभी फंगली उसे नजरें चुराते हुए कहती है कि वो थक गई है और वो घर जाना चाहती है। एन उसे कहता है कि क्या ख्याल है, क्या हम दोनों को आज स्टेट पर जाना चाहिए। जिस पर फंगली से सरप्राइज होती है और उसे कहता है मेरा मतलब है कि हमें 1-to-1 वर्क एक्सपीरियंस मीटिंग करने की जरूरत है। जिस पर फंगली से कहती है ठीक है मैं तुम्हें रात को मिलूंगी। फंगली जैसे ही जाने लगती है एन उसे रोकता है और कहता है कि मुझे लगता है कि शादी पर तुम्हें इतना खास तोहफा नहीं दे पाया क्योंकि तब मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, लेकिन अब मैंने तुम्हारे लिए डायमंड रिंग खरीदी है। जिस पर फंगली कहती है ठीक है तुम मुझे ये रिंग पहनाओ। तभी एन खुशी खुशी उसे वो रिंग पहनाने लगता है। फंगली ने अपने हाथ में डॉक्यूमेंट्स छुपाए होते हैं जो उसने पीछे बैग पर किया होता है। एन जैसे ही नोटिस करने लगता है फंगली बहाना करने लगती है कि उसके पाँव में दर्द हो रहा है। तभी फंगली उसे दीवार के साथ लगाती है और उसे कहती है कि उसका पाँव दर्द है, क्या वो उसे उठा सकता है। जिस पर एन सोचता है कि इसका पाँव बिल्कुल ठीक है, ये सिर्फ मेरे करीब आने के बहाने ढूंढ रही है। एन जैसे ही वहाँ से मूव करने लगता है फंगली उसे कहती है कि यही रुको और मुझे रिंग पहनाओ। तभी एन उसे रिंग पहनाता है। तभी एन फंगली के बारे में सोचने लगता है तो वो खुद से बात करते हुए कहता है कि ये मैं किस किस्म की बातें सोच रहा हूँ। दूसरी तरफ फैंग जिन से मिलता है। उसे कहता है कि वो बहुत अच्छी लड़की है। जिन उसे कहती है कि अब मुझे घर जाना चाहिए। जिस पर फैंग उसे कहता है कि उसने लास्ट टाइम उस पर गुस्सा किया जिसके लिए वो उसे सॉरी बोलना चाहता है। जिस पर जिन उसे कहती है कि तुम्हें सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है। जिन उसे कहती है कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड थी लेकिन मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि मैं तुम्हें इग्नोर करूँ। जिस पर फैंग कहता है कि ये बहुत अच्छी बात है तो जिन उसकी तरफ गुस्से से देखती है। जिस पर जिन की तरफ देख के कहता है कि नहीं बिल्कुल नहीं, क्या आप किसी को पसंद करती हैं। वो कहता है कि तुम बहुत खूबसूरत और चार्मिंग लड़की हो। फैंग उसे कहता है कि वो उसके लिए बहुत खुश है। जिस पर जिन उसे कहती है कि तुम्हें मेरे लिए इतनी खुशी क्यों हो रही है और तुम क्या चाहते हो कि किस बात के लिए मूव ऑन करूं। जिन उसे कहती है कि क्या तुम मेरे लिए एक फेवर कर सकते हो। जिस पर फैंग कहता है कैसी फेवर। वो उसे कहती है कि क्या तुम मेरे बॉयफ्रेंड होने का बहाना कर सकते हो। तभी जिन उसे लेकर डिस्को में चली जाती है जहाँ पर वो लोग ड्रिंक करते हैं। वहाँ
पर इनके दोस्त भी होते हैं। वो इनसे कहते हैं कि तुम्हारा बॉयफ्रेंड काफी अच्छा है। तभी इन वहाँ से उठकर बाहर आती है और मिरर में अपने आप को देखने लगती है और अपना मेकअप सेट करने लगती है। तो वहाँ पर उसे एक लड़का मिलता है जो उसे कहता है कि उसने काफी टाइम से उसे नहीं देखा। वो कहता है कि वो काफी चेंज हो चुकी है, जिस पर फंगली तंजिया मुस्कुराती है और कहती है कि तुम बिल्कुल नहीं बदले। उसे कहता है कि क्या तुम अपना बॉयफ्रेंड दिखाकर मुझे जेलस करने की कोशिश करना चाहती हो, जिस पर यिन कहती है कि तुम ओवर थिंकर हो, मैं तुम्हें जेलस क्यों करूंगी। तभी वो इनके करीब आता है और उसे कहता है कि वो उसे मिस करता है। वो जैसे ही उसे किस करने लगता है वहाँ पर फ्रैंक आ जाता है। तभी वो वहाँ से चला जाता है और इनसे कहता है कि उसे रेस्ट रूम में आकर मिले। फ्रैंक हंसने लगता है। इनसे कहती है कि तुम आज के बारे में किसी को नहीं बताओगे। तभी फ्रैंक उससे पूछता है कि ठीक है मैं नहीं कहूंगा, लेकिन तुम बताओ कि ये कौन है। जिस पर ये अफसुदा सा मुंह बनाकर कहती है ये मेरी पहली मोहब्बत है। फ्रैंक जैसे ही उसके बारे में बात करने लगता है ये इस पर गुस्सा करती है और कहती है कि वो इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। तभी फ्रैंक उससे कहता है कि आज वो बहुत खूबसूरत लग रही है। इन मुस्कुराते हुए उसे कहती है कि वो फ्रेश होकर आ रही है। तभी फ्रैंक रेस्ट रूम में जाता है तो वहाँ पर वही लड़का होता है जो इनके साथ बात कर रहा होता है। वो किसी से फोन पर बात करता है कि उसने आज इनको देखा है, उसके साथ उसका एक लूजर बॉयफ्रेंड भी देखा है। वो इनके बारे में गलत बातें करने लगता है, जिस पर फ्रैंक को गुस्सा आता है और वो उसे हिट करता है। फ्रैंक उसे कहता है कि मैं तुम्हारी और इनकी स्टोरी के बारे में कुछ नहीं जानता, लेकिन एक लड़की ने तुम्हारा इंतजार किया है, क्या उसका इंतजार तुम्हारे लिए कोई मायने नहीं रखता। उसे कहता है कि तुम्हें यिन की इज्जत करनी चाहिए, जिस पर वो उसका गिरबान पकड़ लेता है और उसे कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की। तभी वहाँ पर यिन आ जाती है। तभी यिन इसके मुंह पर थप्पड़ मारती है और कहती है कि ये थप्पड़ मुझे पहले ही मार देना चाहिए था। तभी वो उसे दूसरा थप्पड़ मारते हुए कहती है कि ये थप्पड़ उस मोहब्बत के लिए जो मैंने कभी तुमसे की थी। उसे तीसरा थप्पड़ मारते हुए कहती है कि ये थप्पड़ इसलिए है कि जब तुमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया था तो मैंने अपनी सारी सेविंग तुम्हें दी थी। यिन उसे कहती है कि अगर उसने एक हफ्ते में उसके पैसे वापस ना किए तो वो लॉयर को हायर करेगी। तभी वो फ्रैंक का हाथ पकड़कर वहाँ से उसे ले जाती है। दूसरी तरफ फ्रैंक हाथ में फ्लावर का बुके लेकर खड़ा होता है और वो अपनी मेड से पूछता है कि उसका क्या ख्याल है, कि कैसा लग रहा है, जिस पर वो कहती है कि उसे ठीक लग रहा है। दूसरी तरफ फंगली गाड़ी में शेयर प्लग्ड एग्रीमेंट को देख रही होती है जो उसने एन के ड्रॉ से चुराया होता है। तभी उसे लुयान की कॉल आती है जो उसे कहता है कि वो उसे विंडो से देख रहा है। उसे कहता है कि तुम्हें 30 मिनट कार में बैठना है। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी लुयान वहाँ से गायब हो जाता है। फंगली देखती है कि अचानक से सब कुछ सामने से गायब हो जाता है। तभी वो ओटिया को आवाजें देने लगती है। दूसरी तरफ घर की लाइट भी बंद हो जाती है, जिस पर एन काफी खौफजदा होता है। तभी एन फंगली को कॉल करता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ है और कैसी है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो बाहर आई हुई है और लोग गायब हो चुके हैं, लेकिन ओटिया भी उसकी बात नहीं सुन रहा। वो कहती है कि ये जमीन पर क्या हो रहा है, जिस पर एन उसे कहता है कि तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। फंगली एन से कुछ बात करने की कोशिश करती है। उसे कहती है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ, लेकिन एन उसे कहता है कि तुम मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ। तभी उनकी कॉल डिस्कनेक्टेड हो जाती है। फंगली एन को दोबारा कॉल करती है, लेकिन उनकी बात नहीं हो पाती। फंगली काफी डर जाती है और रोने लगती है। तभी वो कार से बाहर निकलती है और साइकिल पर बैठती है। साइकिल चलाते चलाते वो गिर जाती है और सोचती है कि एन तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते, क्योंकि मैं यहाँ पर अकेली नहीं रह सकती। तभी वो दोबारा से साइकिल पर बैठती है और साइकिल चलाने लगती है। दूसरी तरफ एन कंटिन्यूसली फंगली को कॉल करता है, लेकिन उसकी कॉल डिस्कनेक्टेड होती है। तभी फोन की रिंग होती है। एन जैसे ही कॉल रिसीव करता है उसे बताया जाता है कि लाइव और लव गेम का इंजीनियर बात कर रहा है। तभी एन कहता है कि आपने मुझे कॉल कैसे की। एन उससे पूछता है कि क्या वो बाहर जा सकता है, जिस पर वो एन को बताता है कि ये तुम्हारे लिए रिस्की हो सकता है। तभी एन ओके बोलता है, कहता है कि अगर हमें आपकी जरूरत हुई, जिस पर उसे आंसर मिलता है कि ये टेक्नोलॉजी अभी इतनी मैच्योर नहीं है। दूसरी तरफ फंगली घर पहुंचते ही एन को ढूंढने लगती है। उसकी नजर एन पर पड़ती है जो जमीन पर बेहोश गिरा होता है। वो जाती है और उसका सर अपनी गोद में रखते हुए कहती है कि तुम्हारे साथ क्या हुआ है। तभी सिस्टम की आवाज आती है, रिकनेक्शन कंप्लीट हो चुका है। फंगली ओटिया को बुलाती है और उससे पूछती है कि जमीन पर क्या हुआ है और एन के साथ क्या हुआ है। ओटिया फंगली को बताता है कि उसकी न्यूज के मुताबिक उसे पता चला है कि सिर्फ एक पार्टिसिपेशन को सिक्योर किया जा सकता है और उसका सिस्टम अपलोडेड किया जा सकता है। फंगली कहती है कि एन ने मुझे बताए बगैर खुद को अपलोडेड किया है, जिस पर ओटिया कहता है कि तुम ठीक कह रही हो। दूसरी तरफ फंगली जैसे ही बाहर आती है वो अपने हाथ पर लगी हुई चोट को देखती है कि तभी उसे लुयान की कॉल आती है। वो उससे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो, मैं स्टेयर्स पर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। फंगली बिना कुछ कहे कॉल कट कर देती है। दूसरी तरफ यिन फैंग के साथ गाड़ी में बैठी होती है। फैंग उसे कहता है कि ये कपड़े काफी एक्सपेंसिव हैं, मैं इन्हें बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं पहन सकता। वो यिन से कहता है कि इन कपड़ों का टैग अभी भी लगा हुआ है, हम इन्हें वापस कर सकते हैं। जिस पर यिन कहती है, कम ऑन, मुझे कितना शर्मिंदा करोगे। यिन फैंग से कहती है कि वो उसके भाइयों की तरह हैं, जिस पर वो खुश हो जाता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम मेरे अकाउंट में मनी ट्रांसफर
ट्रांसफर कर सकती हो। दूसरी तरफ फैंग जैसे ही आंखें खोलता है वो देखता है कि वो बेड पर है। ग्रैंडमा उसके पास बैठी है और फैंग उसके पास खड़ा होता है। ग्रैंडमा उससे पूछती है कि वो कैसा फील कर रहा है, जिस पर वो कहता है कि वो बेहतर फील कर रहा है। वो ग्रैंडमा से कहता है कि उसे भूख लगी है और वो कुछ खाना चाहता है, जिस पर ग्रैंडमा उसे कहती है क्यों नहीं। वो उसके लिए खाना लेने चली जाती है। फैंग एन को बताता है कि उसके फादर ने उसे ऑर्डर दिया है कि जैसे ही वो नॉर्मल हो वो उनसे आकर मिले। दूसरी तरफ वो जैसे ही उनसे मिलने जाता है वो फाइल उसके मुंह पर मारते हुए कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, तुम कंपनी के शेयर्स को छुपा रहे हो। जिस पर एन कहता है कि अगर वो ऐसा ना करता तो कंपनी सुपरमार्केट के कर्जों से डूब चुकी होती। तभी उसके फादर को उस पर गुस्सा आ जाता है और उसे कहते हैं कि तुम फौरन यहाँ से निकल जाओ। वो उसे एन फैमिली और कंपनी से गेट आउट होने के लिए बोलते हैं। दूसरी तरफ एन फ्लैशबैक में देखता है तो उसे आइडिया हो जाता है कि ये काम फंगली का है। तभी वो फ्लैशबैक में देखता है कि जब फंगली उससे डॉक्यूमेंट छुपा रही होती है। तभी ये नोटिया को बुलाता है और उससे पूछता है कि मुझे बताओ, फंगली लुयान को डिफेक्ट करने की कोशिश कर रही है। जिस पर नोटिया कहता है कि सिस्टम इस बात का जवाब नहीं दे सकता। एन रिप्लाई करता है कि लेकिन वो जानता है कि ऐसा ही है। दूसरी तरफ एन जैसे ही रूम में जाता है वो देखता है फंगली अपने कपड़े पैक कर रही होती है। उसे कहता है कि तुमने मुझे बहुत अच्छी तरह शर्मिंदा किया। फंगली एन से कहती है कि उसने सोच लिया कि वो लुयान की हेल्प करेगी। एन कहता है कि तुमने मुझसे झूठ बोला, जिस पर फंगली कहती है हाँ मैंने तुमसे झूठ बोला है। जिस पर एन स्माइल करता है और कहता है तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुमने मुझे बहुत अच्छा सबक सिखाया है। तभी फंगली अपना ब्रीफकेस उठाती है और घर से चली जाती है। जैसे ही वो बाहर जाती है वो देखती है एन उसे विंडो से देख रहा होता है। तभी वो एक दूसरे की तरफ देखते हैं। एन अपने रूम में वापस चला जाता है और फंगली के सब लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रूम में मौजूद होते हैं। वहाँ पर मीटिंग हो रही होती है कि तभी सब मेंबर्स मिलकर एन को अप्रिशिएट करते हैं। उसकी तारीफ की जाती है कि उसने सुपरमार्केट को काफी अच्छे तरीके से डील किया और फेस्टिवल में भी काफी अच्छे रिव्यूज दिए। तभी लुयान से एन की तारीफ हजम नहीं होती है। वो फौरन से उठ के खड़ा हो जाता है और कहता है कि इस बात में कोई शक नहीं कि एन ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अभी कुछ चीजें ऐसी हैं जो यहाँ पर नहीं दिखाई जा रही बल्कि छुपाई जा रही हैं। तभी वो इनके फादर के सामने डॉक्यूमेंट्स की फाइल रख देता है और कहता है कि एन ने सुपरमार्केट के कैश को पर्सनली यूज किया है। लुयान उसे कहता है कि उसे ये राइट नहीं था, जिस पर सब लोग सरप्राइज हो जाते हैं और आपस में बात करने लगते हैं। लुयान एन से कहता है कि उसे पर्सनल कामों के लिए सुपरमार्केट कैश का यूज नहीं करना चाहिए था। तभी इनके फादर लुयान से कहते हैं कि वो बैठ जाए। वो उन्हें कहते हैं कि एन जो भी कर रहा है मुझे उस बात के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन है, वो मेरे अंडर में काम कर रहा है। जिस पर लुयान मायूस होकर बैठ जाता है। जैसे ही इनके फादर मीटिंग को ओवर करते हैं लुयान उनसे कहता है कि वो उनसे कुछ कहना चाहता है। वो कहता है कि वो एक पर्सनल अनाउंसमेंट करना चाहता है। जैसे भी बात करता है फंगली फौरन रूम में एंटर हो जाती है। एन जैसे ही फंगली को देखता है वो सरप्राइज हो जाता है। तभी वो फंगली को सबसे इंट्रोड्यूस करवाते हुए कहता है कि ये उनकी को जनरल मैनेजर है। दूसरी तरफ एन गुस्से में फंगली का हाथ पकड़ता है और उसे रूम में ले आता है, जिस पर फंगली उसे कहती है कि तुम जनरल मैनेजर को कंपनी डिपार्टमेंट में बंद करना चाहते हो। एन उसे गुस्से में कहता है कि मुझे तुम्हारा बचपना समझ में नहीं आया, जिस पर उसे कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कुछ नहीं कर रही। फंगली जैसे ही वहाँ से जाने लगती है एन उसे रोकते हुए कहता है कि जिस दिन हमें एक दूसरे की असलियत पता चली थी तो हमने ये फैसला किया था कि हम एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करेंगे, लेकिन तुम मेरे साथ कोऑपरेट बिल्कुल नहीं कर रही। जिस पर फंगली कहती है कि हमें पास्ट के बारे में बात नहीं करनी चाहिए। तभी एन उसे कहता है कि ये मत भूलो कि हम सिस्टम के अकॉर्डिंग कपल हैं। जिस पर फंगली कहती है कि तुम भी मत भूलो सिस्टम में डिवोर्स भी हो सकता है। तभी एन गुस्से में लॉयर को कॉल करता है और उसे कहता है कि उसके लिए डिवोर्स पेपर रेडी किए जाएं। फंगली सुनते ही वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फंगली लुयान के साथ डिस्कशन कर रही होती है। दूसरी तरफ ऑफिस में दो लड़के आपस में बात कर रही होती हैं कि क्या तुम्हें पता है कि लुयान ने फंगली को अपने साथ डिपार्टमेंट में एज असिस्टेंट रख लिया है। लुयान ये बात सुन लेता है। तभी वहाँ पर लीलू भी आ जाती है। लुयान और लीलू लड़की की बातें सुन लेते हैं। लीलू गुस्से में लुयान को हाथ मारती है तो वो फौरन से उसके पीछे चला जाता है। लीलू कॉफी बना रही होती है कि तभी लुयान आकर सोफे पर बैठ जाता है और हाथ में मैगजीन पकड़ लेता है। तभी वो लीलू से पूछता है कि तुम्हारे साथ क्या मसला है, जिस पर वो कहती है कुछ नहीं। वो उसे कहता है कि मेरा उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है। तभी वहाँ पर लुयान की सर्वेंट उसके लिए पिज्जा ले आती है। लुयान उससे पूछता है कि तुम इस बारे में गुस्सा क्यों हो, जिस पर वो कहती है कि मैं गुस्सा नहीं हूँ। तभी वहाँ पर लुयान का फ्रेंड आ जाता है और वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। वो उसे बताता है कि एन मिस्टर सन से मिलने गया है। वो उसे कहता है कि क्या तुम जानते हो कि मिस्टर सन ने हमेशा मैडम एन का हुक्म माना है और अगर आज भी उन्होंने एन को सपोर्ट कर दिया तो हमारे लिए परेशानी खड़ी हो सकती है। जिस पर लुयान कहता है कि मिस्टर सन ने हमेशा मैडम एन को सपोर्ट किया है, हमें इस बात की फिक्र नहीं करनी चाहिए, हमें सिर्फ प्राइजेस को राइजेस करना है। उसे बताता है कि फंगली और एन अभी डिवोर्स नहीं ले सकते, कुछ चीजें ऐसी हैं जो मुझे फंगली को समझानी होंगी। दूसरी तरफ लीलू उनकी बातें सुन रही होती हैं। दूसरी तरफ एन और उसका ड्राइवर पार्किंग में गाड़ी में बैठने जा रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर लुयान का दोस्त आता है। उसके साथ एक लड़का होता है और वो दोनों एन को हेलो बोलते हैं। तभी वो दोनों गाड़ी को तजस्सुस की नजर से देखते हैं। जैसे ही एन गाड़ी में बैठकर चला जाता है वो आपस में बात करने लगते हैं।
जिस पर वो लड़का लुयान के दोस्त को कहता है कि तुम फिक्र मत करो, किसी को पता नहीं चलेगा कि ये सब किसने किया है। दूसरी तरफ इनका ड्राइवर उसे बताता है कि गाड़ी की ब्रेक फेल है। तभी बाइक पर एक आदमी उनका पीछा करता है और उनकी गाड़ी की स्क्रीन में एक पत्थर मारता है, जिस पर उनका बुरी तरह से एक्सीडेंट हो जाता है। दूसरी तरफ लुयान और फंगली आपस में बात कर रहे होते हैं कि तभी वहाँ पर उनको पता चलता है कि एन की गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया है। दूसरी तरफ लुयान किसी से गुस्से में बात कर रहा होता है कि मैंने तुम्हें ऐसा करने के लिए नहीं कहा था। वो कहता है कि अगर उसको कुछ भी हुआ तो उसे नहीं छोड़ेगा। लीलू उसकी बातें सुन रही होती है। दूसरी तरफ यिन और फंगली हॉस्पिटल आती हैं। तभी नर्स उसे कहती है कि आप अंदर नहीं जा सकती, जिस पर फंगली कहती है कि मैं उसकी बीवी हूँ। और वो जैसे ही अंदर जाके देखती है तो अंदर बेड पर फैंग लेटा होता है। तभी बाहर से वहाँ पर एन आ जाता है। तभी यिन एन से पूछती है कि फैंग को क्या हुआ है, तो वो उसे बताता है कि उससे कुछ भी नहीं हुआ, वो सिर्फ मजाक कर रहा है। यिन से पूछती है कि क्या वो ठीक है। तभी एन अपना हाथ ऊपर करके दिखाता है, जिस पर बैंडेज हुई होती है, और वो कहता है कि कुछ सीरियस नहीं हुआ। तभी एन फंगली से कहता है कि तुम यहाँ पर हमदर्दी दिखाने आई हो। तभी एन से कहती है कि तुम कैसी बातें कर रहे हो, फंगली तुम्हारे लिए वाकई ही परेशान थी। तभी वो दोनों साथ में बोलते हैं कि उन दोनों ने डिवोर्स लिया है। एन को उसकी ग्रैंडमा की कॉल आती है, तो वो उन्हें बताता है कि वो ठीक है। तभी उसकी ग्रैंडमा उस पर गुस्सा करती है और कहती है कि फंगली को लेकर फौरन घर वापस आओ। तुम दोनों ने डिवोर्स करने का प्लान कैसे किया और ये सब कुछ मुझसे छुपाने की हिम्मत कैसे की। तभी उसकी ग्रैंडमा उन दोनों को बिठा लेती है और पूछती है कि एक अच्छी जिंदगी गुजारने के बजाय तुम दोनों ने ये फैसला क्यों किया। जिस पर फंगली कहती है कि डिवोर्स का प्रपोजल एन की तरफ से था और उसने उसकी बात मानी है। तभी ग्रैंडमा इनसे पूछती है कि तुम्हारा मसला क्या है। वो उसे कहती है कि क्या तुम्हें हमारी इज्जत की कोई परवाह नहीं है कि लोग कैसी कैसी बातें करेंगे। तभी एन बताता है कि आपकी बहू लुयान के डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो चुकी है, इसलिए मैंने उसकी ख्वाहिश की कदर करते हुए ये फैसला किया है। तभी ग्रैंडमा फंगली से पूछती है कि क्या एन तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता, अगर ये ऐसा कुछ करता है तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकती हूँ। तभी फंगली मासूम बनने का नाटक करती है और कहती है कि एन ने उससे एक एग्रीमेंट पर साइन करवाए थे, जिसमें उसने फंगली से 50 मिलियन गिफ्ट लिया था, लेकिन अभी तक उसे वापस नहीं किए। तभी एन उसे कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। फंगली से कहती है कि वो स्टूपिड थी, लेकिन उसे अब उसके पैसे वापस करने होंगे। तभी वो दोनों आपस में बहस करने लगते हैं और लड़ने लगते हैं। तभी ग्रैंडमा उन्हें कहती है कि उन दोनों को एक साथ में शावर लेने की जरूरत है, जिस पर वो दोनों एक दूसरे की शक्ल को देखते हैं। ग्रैंडमा उन्हें कहती है कि वो कोई दंगा फसाद नहीं चाहती, क्योंकि कल उनकी कुछ पुरानी दोस्तें घर पर आ रही हैं। वो कहती है कि इन दोनों का घर में होना जरूरी है। वो कहती है कि अगर तुम दोनों ने मुझे डिसअपॉइंट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें जॉइन ग्रुप से निकाल दूंगी। तभी वहाँ पर मेड उनकी खानदानी ज्वेलरी लेकर आ जाती हैं, जिस पर ग्रैंडमा काफी खुश होती हैं और वो रिंग्स को ट्राई करने लगती हैं। दूसरी तरफ फैन फंगली से कहता है कि ये मेरा फैसला नहीं है, बल्कि ग्रैंडमा चाहती हैं कि हम दोनों साथ में रहें। जिस पर फंगली कहती है कि ये बात मेरे लिए जरूरी नहीं है, तुम अपने रास्ते जाओ और मैं अपने रास्ते जाती हूँ। तभी वो दोनों एक दूसरे को एक नजर देखते हैं और अपनी अपनी गाड़ी में बैठ जाते हैं। दूसरी तरफ फंगली अपनी वेडिंग रिंग को देखती है और एन के बारे में सोचती है कि तभी उसे लुयान की कॉल आती है। उसे कहता है कि क्या तुमने एन के ड्राइविंग रिकॉर्ड्स को डिलीट कर दिया। जिस पर फंगली कहती है हाँ, और वो उससे पूछती है कि तुमने मुझे ऐसा करने के लिए क्यों कहा। जिस पर लुयान उसे कहता है कि मैं तुम्हें जैसा कहूंगा तुम्हें वैसा करना होगा, तुम मुझसे सवाल नहीं कर सकती, और फोन काट देता है। तभी फंगली ओटियो को बुलाती है और उससे मेडिसिन बॉक्स की आइटम को परचेज करती है, जो कि वो एन के लिए करती है। दूसरी तरफ एन सो रहा होता है तो उसे फील होता है कि उसका हाथ बिल्कुल ठीक हो रहा है। वो फौरन से उठता है और अपने हाथ में मूवमेंट करने लगता है और बैंडेज उतार देता है। तभी उसे पता चल जाता है कि ये फंगली ने किया है। दूसरी तरफ एन ओटियो को बुलाता है और उससे आइटम परचेज करता है, जो आइटम चीजों को ट्रांसफर करती है। तभी वो ग्रैंडमा की ज्वेलरी ट्रांसफर करवा लेता है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा उसे कॉल करती हैं और उस पर गुस्सा करती हैं कि उनकी ज्वेलरी कहाँ है। वो कहती हैं कि वो उनकी खानदानी और यूनिक ज्वेलरी है, अगर वो उन्हें ना मिली तो वो उसे छोड़ेगी नहीं। जिस पर एन कहता है कि वो घर के बाहर खड़ा है और फौरन घर आ रहा है। तभी वो अपनी कार की डिग्गी खोलता है, जिसमें ज्वेलरी बॉक्स पड़े होते हैं। तभी वहाँ पर फंगली आ जाती है और एन से कहती है कि तुम क्या करना चाहते हो। जिस पर वो कहता है कि तुम इतने गुस्से में क्यों हो। फंगली से कहती है कि तुमने ग्रैंडमा की ज्वेलरी को गायब करने के लिए आइटम का यूज किया है। फंगली कहती है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो। तभी एन उसे कहता है कि आइटम कोई भी परचेज कर सकता है, वो तुम हो या मैं। अगर तुम आइटम को परचेज कर सकती हो तो मैं भी कर सकता हूँ। तभी वो घर जाने लगते हैं। जैसे ही वो डोर के करीब पहुंचते हैं, ग्रैंडमा डोर को ओपन करती है और अपने फ्रेंड्स को बुलाते हुए कहती है कि मेरे बच्चे वापस आ गए। तभी एन को इशारा करती है कि वो फौरन से ज्वेलरी बॉक्स ओपन करे। तभी वो फौरन से अपने हाथ में रिंग्स और बैंगल्स पहनने लगती हैं। फंगली उन्हें अजीब नजरों से देखती है। उन दोनों से कहती है कि अगर तुम लोगों ने अच्छा बिहेवियर ना किया तो मैं तुम दोनों को यहाँ से निकाल दूंगी। तभी वो लोग खाने की टेबल पर बैठते हैं, जहाँ पर ग्रैंडमा और उनकी फ्रेंड भी होती है। ग्रैंडमा उनसे कहती है कि वो अपनी फ्रेंड से उन्हें इंट्रोड्यूस करवाती है। वो बताती है कि वो उनकी बचपन की दोस्त है। तभी वो दोनों ग्रैंडमा की
फ्रेंड के सामने अच्छा कपल बनने की कोशिश करते हैं और ऐसे प्रिटेंड करते हैं जैसे वो दोनों बहुत लवली और क्लोज कपल हैं। दूसरी तरफ एन फंगली से कहता है कि तुम्हें आज मेरे साथ ही सोना होगा। उसे कहता है कि अगर हमने ऐसा ना किया तो ग्रैंड माँ हमें जॉइन ग्रुप से निकाल देगी। जिस पर फंगली कहती है कि ठीक है, मैं यहाँ पर रुकूंगी। वो कहती है कि जब तक ये गेम खत्म नहीं हो जाती हम दोनों को एक दूसरे के लिए कोऑपरेट करना चाहिए। जिस पर एन कहता है कि मैं भी इस बात से एग्री करता हूँ। तभी एन फंगली से कहता है कि क्यों ना हम एक गेम खेल लें। तभी वो दोनों ताश की गेम को प्ले करने लगते हैं। वो दोनों बारी बारी अपने अपने कार्ड्स उठाते हैं। जैसे ही एन कार्ड उठाने लगता है फंगली से कहती है कि तुम इतने क्लियरली कार्ड कैसे उठा सकते हो। जिस पर एन कहता है कि क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है। तभी एन फंगली से कहता है कि अगर वो जीत गई तो उसे बेड पर सोना होगा और अगर वो हार गई तो उसे एन के लिए हीलिंग आइटम बाय करनी होगी। तभी फंगली हार जाती है। फंगली एन से कहती है कि उसने चीटिंग की है। दूसरी तरफ लीलू किचन में वेजिटेबल्स वॉश कर रही होती है कि तभी वहाँ पर लुयान आ जाता है। वो लुयान को देखते ही खुश हो जाती है और कहती है कि वेट करो, खाना अभी रेडी है। तभी लुयान गुस्से में उसका हाथ पकड़ता है। लुयान ने लीलू का हाथ पकड़ा होता है और उसे कहता है कि तुम क्या करना चाहती हो। लुयान उस पर गुस्सा करता है और कहता है कि अगर तुमने यही कुछ करना है तो आइंदा यहाँ पर वापस मत आना। जिस पर वो रिप्लाई करती है कि मैं तुम्हारी और फंगली की तरह स्मार्ट नहीं हूँ। लीलू से कहती है कि वो उसकी मदद करना चाह रही थी और उसके लिए चीजों को बेहतर करना चाह रही है। तभी लुयान पीछे मुड़कर उसकी तरफ देखता है तो उसे कहती है कि फिक्र मत करो, मैं बहुत जल्द यहाँ से चली जाऊंगी। दूसरी तरफ फंगली बेड पर सो रही होती है और एन काउच पर सो रहा होता है। तभी एन की आंख खुलती है और वो फंगली की तरफ देखने लगता है। फंगली खराटे ले रही होती है। तभी एन उसकी तरफ देखकर स्माइल करता है। एन अपना फोन उठाता है और आकर फंगली को पास से देखने लगता है। फंगली खराटे ले रही होती है। तभी एन उसकी वीडियो बनाने लगता है। एन जैसे ही उठता है तो उसे एक बुरा सा चक्कर आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों ऑफिस के लिए घर से निकलते हैं। तभी फंगली एन से पूछती है कि उसका ड्राइवर कहाँ है। जिस पर वो कहता है कि उसने उसे लीव दी है। एन फंगली से कहता है कि अगर उसने जल्दी नहीं की तो वो खुद ही चला जाएगा और तभी वो गाड़ी की तरफ चले जाता है। फंगली के फोन की बेल होती है। जैसे ही वो बैग में से फोन निकालती है तो वही वीडियो मिलती है जो एन ने बनाई होती है, जिसको देखकर वो स्माइल करती है। दूसरी तरफ फंगली यिन से मिलने उसके घर जाती है तो तभी उसकी मेड उसे बताती है कि वो घर पर नहीं है। इधर यिन फैंग के साथ बेड पर सो रही होती है। तभी उसके फोन की रिंग होती है। जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो फ्लैशबैक में देखती है कि जब उसने फैंग को ड्रिंक के लिए फोर्स किया। फैंग के मना करने के बावजूद उसने फैंग के साथ ड्रिंक की और तभी वो देखती है जब उसने फैंग को लिप किस की। तभी वो बेड से उठकर अपने कपड़े उठाकर वहाँ से चली जाती है तो फोन की रिंग होने लगती है। तभी फैंग फंगली की कॉल रिसीव कर लेता है और वो जैसे ही हेलो बोलता है तभी वो फौरन से उसके हाथ से फोन खींच लेती है और फंगली को हेलो बोलती है। वो फैंग के हाथ पर हाथ रख लेती है। फंगली से बताती है कि वो उसके घर पर है। तभी यिन उसे कहती है कि वो एक्सरसाइज के लिए बाहर गई हुई है। यिन उसे कहती है कि वो उसका वेट करे, वो वापस आ रही है। तभी वो अपनी हिल्स उठाकर फौरन से वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फंगली उसका वेट कर रही होती है। यिन जैसे ही वहाँ पर आती है फंगली से पूछती है कि तुम इस आउटफिट में एक्सरसाइज के लिए गई। तभी यिन कहती है कि वो डांस करना चाहती थी। फंगली से कहती है कैसा डांस, तो वो उसे कहती है कि पोलो डांस। तभी इन बात को चेंज करते हुए कहती है कि उसकी सिस्टर यहाँ से चली गई थी इसलिए वो काफी स्ट्रेस थी तो इसीलिए वो घर से बाहर चली गई थी। तभी फंगली कहती है कि ठीक है, मैं उस बात पर यकीन करती हूँ जो तुम कह रही हो। फंगली इनसे कहती है कि उसे कीपे की हेल्प चाहिए। तभी फंगली एक फाइल देते हुए कहती है जिस पर हाउस स्कीम के स्केच होते हैं। फंगली से कहती है कि तुम ये चेक कर लो, मुझे यकीन है कि ये तुम्हारे फादर को पसंद आएंगे। इनसे कहती है कि क्या तुम पागल हो चुकी हो, ये बहुत टफ टास्क है। दूसरी तरफ फैंग स्वीट बॉक्स को ओपन करता है और स्वीट्स खाने लगता है। तभी फैंग ऑफिस में आता है और वो अपने कोट में परफ्यूम की स्मेल चेक करने लगता है। तभी वो इनके पास जाता है और उसे सॉरी बोलता है कि वो लेट आया। जिस पर एन उसे कहता है कि मैंने तुम्हें आज का ऑफ दिया था, क्या तुम भूल गए। तभी वो वहाँ से जाने लगता है तो एन उसे कहता है कि तुम कहाँ जा रहे हो। जिस पर वो कहता है कि वो घर जा रहा है। एन उसे कहता है कि तुम बदले बदले क्यों लग रहे हो, क्या तुम्हें प्यार हो गया है। जिस पर वो कहता है नहीं नहीं, सब कुछ ठीक है। तभी एन की असिस्टेंट आती है और उसे बताती है कि कुछ इन्वेस्टर उससे मिलना चाहते हैं। तभी वो इन्वेस्टर एन पर चिल्लाते हैं और उसे मिसबिहेव करते हैं। जैसे ही वो वहाँ से जाते हैं फंगली और लुयान वहाँ पर आ जाते हैं और एन की तरफ देखकर स्माइल करने लगते हैं। तभी फैंग एन से कहता है कि अब हम क्या करेंगे। जिस पर वो कहता है कि हम यिन की हेल्प लेंगे। एन कहता है लेकिन एक मसला है कि वो फंगली की फ्रेंड है। एन कहता है कि जो कुछ भी हो रहा है इसके पीछे फंगली का हाथ है। तभी फैंग उससे कहता है कि तुम्हारे और फंगली के दरमियान ऐसा क्या चल रहा है जो फंगली ये सब कुछ कर रही है। फैंग कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम दोनों को आपस में बात करनी चाहिए। जिस पर एन कहता है बिजनेस इज बिजनेस। दूसरी तरफ फंगली जैसे ही ऑफिस के बाहर आती है एन उसके पीछे आता है और उसे आवाज देता है। वो उसे कहता है कि तुम बहुत जल्दी ट्रिक्स को फॉलो कर रही हो और सीख रही हो। जिस पर वो कहती है हाँ क्यों नहीं, क्या ये तुम्हारे रूल्स के खिलाफ है। तभी फंगली एन से कहती है कि तुम्हें
औकात रहने की जरूरत है। जिस पर एन उसे कहता है कि मैं तुम्हारा बहुत शुक्रगुजार हूँ कि तुमने मुझे वार्न कर दिया। जैसे ही फंगली जाने लगती है एन उसका हाथ पकड़ लेता है, जिस पर फंगली कहती है कि क्या कर रहे हो। तभी एन कहता है कि क्या मैं अपनी बीवी से कुछ देर बात नहीं कर सकता। फंगली कहती है कि कौन बीवी। फंगली कहती है कि हम लोग डिवोर्स के एग्रीमेंट्स को फाइनल कर चुके हैं। तभी वहाँ पर लुयान आ जाता है और कहता है कि तुम लोग किस बारे में बात कर रहे हो। वो कहता है कि तुम दोनों को एक दूसरे को ब्लेम नहीं करना चाहिए, ये तुम लोगों की बदकिस्मती थी। जिस पर एन कहता है कि वो डोमेस्टिक मैटर पर फंगली से डिस्कस कर रहा है, इसलिए उसे लुयान के कंसर्न की जरूरत नहीं है। जिस पर लुयान सॉरी बोलता है और कहता है कि फंगली अब मेरे डिपार्टमेंट की मेंबर है। तभी एन उसे कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बता दूं कि तुम्हारी कंपनी की मेंबर मेरे घर की मेंबर है, इसलिए तुम्हें फंगली से बात करने के लिए वेट करना होगा। तभी पास बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे कि वो फुटबॉल आकर फंगली के सर में लगने वाला था। एंड जैसे ही उसे देखता है तो लुयान भी उस बॉल को देखता है और वो दोनों फंगली को बचाने की कोशिश करते हैं, जिसमें लुयान कामयाब हो जाता है और बॉल आकर एन के सर पर लगती है। तभी एन गुस्से में आकर अपने अपार्टमेंट में बैठ जाता है। फैंग उससे पूछता है कि क्या हुआ, जिस पर वो कहता है कि फंगली टोटली उसे डिफेंड कर रही है और उसे शर्मिंदा करने की कोशिश कर रही है। दूसरी तरफ यिन अपनी बालकनी में खड़ी होती है कि तभी उसकी मेड उसे बताती है कि एन उससे मिलने आया है। फैंग भी एन के साथ उसके घर आता है। वो एन से कहता है कि वो रेस्टरूम में जा रहा है। जिन एन से कहती है कि वो यहाँ पर क्या करने आया है, जिस पर एन उसे कहता है कि उसके साथ पार्टनरशिप डिस्कस करने आया है। एन उसे कहता है कि मैंने रिसेंटली सुना है कि तुम रियल एस्टेट में इंटरेस्टेड हो। एन उसे पूछता है कि मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि क्या तुम मुझे ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड हो। तभी एन कहती है कि उसे इस बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता, वो इसके बारे में अपने डैड से कंसल्ट कर सकती है। तभी वो कहती है इस बात को छोड़ो। वो उससे पूछती है कि तुम्हारे और लिली के दरमियान में क्या हुआ है, क्या तुम दोनों ने दोबारा से लड़ाई की है। दूसरी तरफ फ्रैंक जैसे ही उसकी आवाज सुनता है वो वहाँ से भाग जाता है। जिनसे कहती है कि क्या मैं तुम दोनों की कोई हेल्प कर सकती हूँ, जिस पर एन उसे कहता है कि मैं तुमसे बिजनेस के बारे में बात करने आया हूँ। तभी जिन उसे कहती है कि मैं ऑलरेडी फंगली से प्रॉमिस कर चुकी हूँ, अगर तुम्हें कोई भी फेवर चाहिए तो तुम्हें उसके साथ कोऑपरेट करना चाहिए, अगर वो इजाजत दे देती है तो मैं एग्री हूँ। तभी एन कहता है कि तुम फंगली की फ्रेंड हो और मेरी भी, और मैंने हमेशा दोस्तों के लिए हर चीज की है। एन उसे कहता है कि अभी वो कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स में है, अगर यिन उसकी हेल्प करेगी तो वो अपना काम अच्छे तरीके से कर सकता है। दूसरी तरफ फैंग यिन के कमरे में छुपा होता है कि तभी वहाँ पर यिन आ जाती है। वो कॉल पर बात करने लगती है। तभी यिन फैंग को वहाँ पर देख लेती है। उसे एन की कॉल आ रही होती है। यिन उसे कहती है कि तुम्हें उससे बात करनी चाहिए। एन उसे पूछता है कि तुम कहाँ पर हो। तभी यिन उसे पूछती है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है, क्या वो यिन के लिए यहाँ पर छुपा है। यिन उसे कहती है कि रात जो कुछ भी हुआ तुम्हें वो सब कुछ भूल जाना चाहिए, वो बहुत ज्यादा नहीं था। तभी यिन उसे कहती है कि क्या तुम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे देना चाहते हो, जिस पर वो कहता है बिल्कुल नहीं। वो कहता है कि मुझे यहाँ से चलना चाहिए। वो जैसे ही जाने लगता है रुक जाता है और यिन को लास्ट नाइट के लिए सॉरी बोलता है, जिस पर वो रिप्लाई करती है कि उसे सॉरी बोलने की जरूरत नहीं है और उसे यहाँ से जाना चाहिए। दूसरी तरफ फैन ऑफिस में देखता है कि फंगली लेट नाइट तक काम कर रही होती है। कहता है कि ये तो मुझसे भी ज्यादा हार्ड वर्किंग निकली। दूसरी तरफ फंगली जैसे ही ऑफिस में काम कर रही होती है वहाँ पर लाइट चली जाती है। फंगली के सामने एक कब्रिस्तान का सीन होता है। वो जल्दी से लैपटॉप को बंद करती है और सोचती है कि उसे घर जाना चाहिए। तभी वो टॉर्च के साथ हेल्प लेकर अपना रास्ता तय कर रही होती है कि उसकी टक्कर एन से हो जाती है और वो दोनों डर जाते हैं। फंगली जैसे ही वहाँ से जाने लगती है एन उसका हाथ पकड़ लेता है और उससे पूछता है कि वो कहाँ जा रही है, जिस पर वो उसे बताती है कि वो इंस्टेंट नूडल्स लेने के लिए जा रही है। एन उसका हाथ नहीं छोड़ता। फंगली से कहती है कि क्या तुम्हें डर लग रहा है, जिस पर वो कहता है नहीं नहीं, मुझे भी इंस्टेंट नूडल चाहिए, तो हम दोनों को साथ में चलना चाहिए। दूसरी तरफ एन फंगली के लिए नूडल्स बना रहा होता है। वो उससे पूछता है कि क्या उसे स्पाइसी पैकेट को ऐड करवाना है, जिस पर वो कहती है हाफ और थैंक यू बोलती है। तभी एन फंगली के सामने टेबल पर नूडल्स लाकर रखता है। वो उसे कहता है कि 12 बज चुके हैं, यहाँ पर केक तो मौजूद नहीं है लेकिन ये नूडल्स मौजूद हैं। वो फंगली को हैप्पी बर्थडे बोलता है। फंगली से पूछती है कि तुम्हें कैसे पता था कि आज मेरी बर्थडे है। एन कहता है कि हमें दुश्मन पर हमेशा यकीन रखना चाहिए कि वो हमसे जीतने की साहियत रखता है और तुम मेरे साथ लव और लाइफ की गेम में हो, इसलिए मैंने तुम्हें इन्वेस्टिगेट किया है। तभी फंगली से पूछती है कि तुम्हें मेरी बर्थडे याद थी। तभी एन अपनी पॉकेट में से लेटर निकाल कर कैंडल को जलाता है और फंगली से कहता है कि उसे अपने लिए विश करनी चाहिए। एन उसे कहता है कि मैं तुम्हें दुआ देता हूँ कि तुम जल्द ही एक अच्छी न्यूज सुनोगी। तभी फंगली विश करने लगती है और सोचती है कि उसे उम्मीद है कि ये ख्वाब जल्द खत्म हो जाएगा। वो सोचती है कि उसे उम्मीद है कि वो और एन सेवली इस लेवल को पार कर लेंगे। तभी उसे जिन की कॉल आती है और जिन उसे सॉरी बोलते हुए कहती है कि हमारे ग्रुप को कैश फ्लो की प्रॉब्लम हुई है। वो बताती है कि एन ने उसे कहा है कि वो जमीन खरीदेगा, इसलिए उसे अभी पैसों की बहुत जरूरत है। जिन उसे कहती है कि मैं भी तुम्हारी हेल्प नहीं कर सकती और उसे सॉरी बोलकर फोन कट कर देती है। तभी फंगली गुस्से से एन की तरफ देखती है तो लाइट भी आ जाती है। फंगली से पूछती है कि तुम किस गुड न्यूज की बात कर रहे थे, जिस पर वो कहता है कि लाइट आ गई है, इससे अच्छी गुड न्यूज क्या हो सकती है। तभी फंगली गुस्से में उठकर वहाँ से जाने लगती है तो एन उसे कहता है रुको, कुछ नूडल्स तो खा लो।
लेकिन वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ यिन फेंग को मिस करती है और फेंग भी यिन को मिस करता है। वो दोनों एक दूसरे को मैसेज करने की कोशिश करते हैं लेकिन नहीं कर पाते। दूसरी तरफ फेंग को इन्वेस्टर की कॉल आती है और वो उसे कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 3 दिन का टाइम है। अगर तुमने 3 दिन में पैसों का इंतजाम नहीं किया तो वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा, जिस पर एन काफी परेशान हो जाता है। दूसरी तरफ एन यिन से मिलने जाता है। वो यिन को कहता है कि वो आज वहाँ पर उसके साथ बिजनेस पे बात करने के लिए आया है। वो यिन को कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम फंगली की बहुत अच्छी दोस्त हो, लेकिन तुम एक बिजनेस पर्सन भी हो। एन उसे कहता है कि अगर वो अपनी जमीन उसे सेल करेगी तो वो उसे इसके अच्छे चार्जेस दे सकता है। तभी वो उसे लैंड ट्रांसफर कॉन्ट्रैक्ट की फाइल देता है। वो उसे 200 मिलियन ऑफर करता है। तभी वहाँ पर फंगली आ जाती है और यिन वहाँ से चली जाती है। फंगली एन से कहती है कि बिजनेस करना इतना आसान नहीं है, जिस पर एन कहता है कि मैं इस बात को जानता हूँ और मैं इसके लिए कोशिश कर सकता हूँ। फंगली कहती है अगर वाकई ऐसी बात है तो तुम्हें 3 दिन में पेमेंट करनी होगी। फंगली से कहती है कि अगर तुमने टाइम पर पेमेंट नहीं की तो तुम हार जाओगे और तुम्हें इसका बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा। मिस्टर शी एन से बात करते हुए कहता है कि उसे यिन फैमिली पर बहुत गुस्सा है। उसे कहता है कि उन्होंने इससे 4000 मिलियन की डिमांड की है। वो कहता है कि तुम्हारे मुताबिक कि मेरे पर बहुत बड़ा प्रेशर है। मेरे जॉइंट ग्रुप में सिर्फ कुछ शेयर्स हैं और मेरा अपना बिजनेस अभी सेटल्ड नहीं है, तो मेरे लिए करना आसान बात नहीं है। जिस पर एन रिप्लाई करता है कि मैंने आपसे हेल्प के लिए पूछा था क्योंकि मैं आपकी फाइनेंशियल कैपेबिलिटी को जानता हूँ। मैंने आपसे पैसे सिर्फ बोरो करने के लिए लेने हैं। मैं जल्द ही आपको आपके पैसे वापस करूंगा। जिस पर मिस्टर शी कहते हैं कि मेरे पास वाकई में इतने पैसे नहीं हैं। जिस पर एन रिप्लाई करता है कि ठीक है, अब हम पैसे उधार लेने के टॉपिक पे बात नहीं करेंगे, हम उस टॉपिक पे बात करेंगे जो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है। एन कहता है कि वो इस पर एक्शन लेगा। तभी एन अपनी पॉकेट से मोबाइल निकालता है। मिस्टर शी से कहते हैं कि वो सिर्फ एक वाकया था, तुम्हारे साथ किसी ने भी कुछ गलत करने की कोशिश नहीं की। तभी एन मिस्टर शी को पार्किंग की वीडियो दिखाता है जिसमें उस सीक्रेट पर्सन एन की कार के साथ छेड़छाड़ करता है। एन मिस्टर शी को कहता है कि अगर वो चाहते हैं कि ये वीडियो प्राइवेट रहे तो उन्हें उनकी हेल्प करनी होगी। जिस पर मिस्टर शी एग्री होता है और उसे 2000 मिलियन देता है। दूसरी तरफ यिन फंगली को बताती है कि एन उसे 4000 मिलियन दे रहा है। जिस पर फंगली कहती है कि वो कैसे कर सकता है। यिन कहती है कि उसे खुद भी इस बात का आइडिया नहीं था कि एन इतनी जल्दी अरेंजमेंट कर लेगा। यिन फंगली से कहती है कि एन के पास इतने पैसे कहाँ से आए। जिस पर फंगली रिप्लाई करती है कि मुझे लगता है कि उसने बैंक में लोन लिया है। यिन फंगली से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, अगर एन वो जमीन खरीद भी लेता है तो उसे उस पर इंस्ट्रक्शन का काम करवाने के लिए काफी पैसों की जरूरत होगी जो उसके पास नहीं है और तुम जल्द ही जीत जाओगी। जिस पर फंगली कहती है कि मैं उम्मीद करती हूँ कि ऐसा ही हो। तभी फंगली यिन को बताती है कि उसने उसकी हेल्प के लिए पैसों का अरेंजमेंट कर लिया है। जिस पर यिन कहती है कि मैं जानती थी मेरी हेल्प जरूर करोगी क्योंकि तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। दूसरी तरफ एन जैसे ही घर वापस आता है उसकी ग्रैंडमा से कहती है कि वो उसे कुछ बताना चाहती है। वो कहती है कि कल पूरी फैमिली मिलकर डिनर करेगी, तुम फंगली से कहना कि वो हमें ज्वाइन करे। जिस पर एन कहता है कि वो नहीं आना चाहती। जिस पर ग्रैंडमा एन से कहती है कि वो नहीं चाहती कि फंगली और उसके दरमियान कोई भी फाइट हो। ग्रैंडमा कहती है कि वो चाहती है कि वो एक नाइस कपल बनकर रहे। दूसरी तरफ फंगली ऑफिस में कॉफी बना रही होती है कि तभी एन उसके पास जाता है और उसे ग्रैंडमा का मैसेज देता है। जिस पर फंगली कहती है कि वो जाएगी। एन उसे कहता है कि तुम्हें जाने से कौन रोक रहा है, लेकिन तुम वहाँ जाकर कोई भी ट्रिक नहीं प्ले करोगी। ये सिर्फ एक पीसफुल डिनर है और तुम्हें मुझे एम्बैरस करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस पर फंगली ऑफ कोर्स बोलकर वहाँ से चली जाती है। दूसरी तरफ फंगली और एन ग्रैंडमा के घर पर होते हैं। तभी ऊपर से एक डॉल आकर सोफे पर गिरती है जिससे एन डर जाता है। तभी ऊपर से एक लड़की कहती है कि तुम दोनों कौन हो और इस घर में क्या कर रहे हो। जिस पर ग्रैंडमा वहाँ आ जाती हैं और बताती हैं कि ये तुम्हारी आंटी है। सब लोग डिनर की टेबल पर बैठ जाते हैं। तभी ग्रैंडमा एन से कहती है कि तुम बहुत छोटे थे जब तुमने इसे देखा था, इसलिए तुम्हें याद नहीं है। फंगली तो इससे फर्स्ट टाइम मिल रही है। ग्रैंडमा कहती है कि तुम इसे आंटी कह सकती हो। तभी सामने बैठी लड़की अजीब सा बिहेवियर करती है तो फंगली ग्रैंडमा से पूछने लगती है। जिस पर ग्रैंडमा उसे कहती है कि जब ये छोटी थी तो इसका एक्सीडेंट हुआ था, इसीलिए ये अपने रिलेटिव्स को नहीं पहचानती और बच्चों जैसा बिहेवियर करती है। दूसरी तरफ फंगली मेड से उस आंटी के बारे में इंफॉर्मेशन लेती है। वो कहती है कि क्या इसका इस घर से कोई ताल्लुक है। जिस पर वो मेड कहती है कि उसे इस मामले के बारे में कुछ नहीं पता। मेड उसे बताती है कि ग्रैंडमा उसका लिविंग रूम में वेट कर रही है। दूसरी तरफ लीलू लुयान के लिए डिनर सर्व करती है। तभी वो लुयान से कहती है कि उसने स्पेशली उसके लिए सूप बनाया है, वो इसे ट्राई करे। जिस पर लुयान उसे टेंशन ना देते हुए कहता है कि वो बाद में ट्राई करेगा। तभी लीलू उसके आगे सूप डालकर रख देती है, लेकिन वो फोकस करती है कि लुयान उसे बिल्कुल भी नहीं टेंशन देता। लीलू से कहती है कि क्या वो अपना फोन बाद में देख सकता है। जिस पर लुयान उसे कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि खाना बनाना बहुत बड़ी मुसीबत है तो तुम उसे ऑर्डर कर सकती हो जो तुम चाहो। जिस पर लीलू कहती है कि उसने ऐसा नहीं कहा कि खाना बनाना बहुत मुश्किल बात है। वो लुयान से कहती है कि वो जानती है कि उसके पास बहुत ज्यादा एबिलिटी नहीं है और वो उसके काम में उसकी कुछ ज्यादा मदद नहीं कर सकती, लेकिन वो कहती है कि मैं तुम्हारी केयर करना चाहती हूँ
अगर तुम मेरा बनाया हुआ खाना खाते हो तो ये मेरे लिए बहुत वैल्यूएबल बात है। जिस पर लुयान रिप्लाई करता है कि तुम्हें ओवर थिंक करने की जरूरत नहीं है, मैं फिलहाल बिजी था। जैसे ही लीलू से बात करने लगती है, उसके फोन की रिंग होती है और वो फौरन से उठकर चला जाता है। लीलू उसके जाते ही बहुत अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ ग्रैंडमा फंगली से कहती है कि क्या तुम्हें आंटी से डर नहीं लगा, जिस पर वो रिप्लाई करती है नहीं। तो ग्रैंडमा हंसते हुए कहती है मुझे ऐसा लगता है कि वो तुम्हें लाइक करती है, तुम अक्सर उसके साथ टाइम स्पेंड कर सकती हो। जिस पर एन रिप्लाई करता है कि ग्रैंडमा फंगली के घर जाने का टाइम हो गया है। तभी ग्रैंडमा उसे कहती है कि ये फंगली का घर है। ग्रैंडमा फंगली से कहती है कि तुम्हें यहाँ पर ऑकवर्ड फील करने की जरूरत नहीं है। ग्रैंडमा फंगली को एन के साथ उसके रूम में भेज देती है, जिस पर एन कहता है कि तुम बगैर किसी वजह से यहाँ रुकना ना चाहो तो इनकार कर सकती हो। जिस पर फंगली कहती है कि मैं ये सब कुछ तुम्हारी ग्रैंडमा के लिए बर्दाश्त कर रही हूँ। वो फंगली से कहता है कि वो उसे बेड पर सोने नहीं देगा, जिस पर फंगली कहती है कि वो काउच पर सो जाएगी। तभी वो काउच से ब्लैंकेट उठाते हुए कहती है कि ये ब्लैंकेट तुम यूज करते हो, इसलिए मैं इसे नहीं यूज करूंगी। उसे कहती है कि क्या तुम मुझे एक न्यू ब्लैंकेट दे सकते हो। तभी वो कहता है कि तुम मुझ पर हुक्म नहीं चला सकती, जाके मेड को ऑर्डर करो। तभी फंगली से कहती है कि वो ग्रैंडमा को उसकी कंप्लेन करेगी। एंड उसे कहता है कि जैसे ही रूम से बाहर जाऊंगा तुम मेरी किसी चीज को टच नहीं करोगी, अगर तुमने ऐसा किया तो ये तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एंड जैसे ही रूम से बाहर जाता है फंगली उसकी चीजों की तलाशी लेने लगती है। तभी उसे डेवलपमेंट प्लान मिलता है, जिससे उसको पता चल जाता है कि एन इंटरनेशनल स्कूल बनाना चाहता है। फंगली उस डॉक्यूमेंट्स की पिक को अपने मोबाइल में सेव कर लेती है। एन जैसे ही आता है वो देखता है फंगली बेड पर सो रही होती है। एन को पता चल जाता है कि फंगली नाटक कर रही है। वो उसे कहता है कि अगर तुम बेड पर सोना चाहती थी तो तुम मुझे बता सकती थी, तुम्हें इस तरह बहाने करने की जरूरत नहीं थी। दूसरी तरफ फंगली लुआन को जाकर एन की सारी रिपोर्ट देती है और उसे बताती है कि वो स्कूल बनाने में इंटरेस्टेड है। तभी लुआन कहता है कि हाँ, इस स्कूल को अगर खरीद ले तो एन का काफी लॉस हो सकता है। जिस पर फंगली कहती है लेकिन हमारे पास अमाउंट इनफ नहीं है। दूसरी तरफ एन प्रिंसिपल के पास जाता है और उन्हें इंस्ट्रक्शन की कॉस्ट बताते हुए कहता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करें। तभी वहाँ पर फंगली और लुयान भी आ जाते हैं। एंड फंगली से कहता है कि इस दुनिया में करने के लिए इतने सारे बिजनेस हैं, तो तुम मुझे ही फॉलो क्यों कर रही हो। जिस पर फंगली कहती है कि बिजनेस एक जंग है और जो भी इसको जीतने की काबिलियत रखता है वो इसको जीत जाता है। तभी एन गुस्से में वहाँ से उठकर चला जाता है। दूसरी तरफ लीलू ऑफिस में काम कर रही होती है कि तभी उसे अननोन नंबर से कॉल आती है। वो जैसे ही कॉल रिसीव करके पूछती है कि कौन, तभी वो खुश हो जाती है और कहती है कि क्या ये वाकई में तुम हो। दूसरी तरफ लीलू जैसे अपने फ्रेंड से मिलने जाती है, लुयान अपनी कार में बैठने लगता है कि तभी उसकी नजर लीलू पर पड़ती है। लुयान का ड्राइवर कहता है कि उसे लगता है कि ये लीलू का बॉयफ्रेंड है। लीलू जब उसे हक करती है तो लुयान को ये देखकर काफी गुस्सा आता है। तभी लीलू वहाँ से उसके साथ चली जाती है। दूसरी तरफ एन फंगली से कहता है कि वोटिया से पूछेगा कि अगर उसके पास कोई रिंकल्स आइटम है तो वो फंगली को प्रोवाइड करे, क्योंकि एन को ऐसा लगता है कि फंगली के फेस पर काफी रिंकल्स आ चुके हैं। ये सुनकर फंगली को काफी गुस्सा आता है। वो रेस्टोरेंट में जाती है और रोटिया को बुलाकर कहती है कि क्या उसके पास कोई ब्यूटी आइटम है, जिस पर वो फंगली का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम बिल्कुल आंटी जैसी लग रही हो। तभी फंगली उस पर चिल्लाती है। फंगली कॉफी बनाते हुए माइंड में सोचती है कि एन के पास इतनी शॉर्ट टाइम में इतने पैसे कहाँ से आए, और सोचती है कि एन को पैसे किसने दिए हैं। फंगली सोचती है कि अगर ग्रैंडमा के पास इतने पैसे होते तो वो बहुत पहले ही एन को ये रकम दे चुकी होती। दूसरी तरफ मिस्टर शी लुयान से कहते हैं कि क्या वो आज इकट्ठे लंच कर सकते हैं। तभी फंगली की नजर उन पर पड़ती है और वो सोचती है कि क्या मिस्टर शी ने उसे पैसे। दूसरी तरफ लुयान जैसे ही अपने कैबिन में आता है वो देखता है कि फंगली उसके टेबल पर बैठी कैंडी खा रही हो। फंगली उसे अजीब निगाहों से देखती है, पर एन उसे कहता है कि तुम्हें मुझे इस तरह देखने की जरूरत नहीं है, मैं नहीं जानता कि एन ने कौन सी ट्रिक यूज की है। लुयान फंगली से कहता है कि अभी हम नुकसान में हैं, जिस पर वो एक डॉक्यूमेंट उसके आगे रखते हुए कहती है कि अभी नहीं। उसे बताती है कि एन ने इतनी जल्दी इतने सारे पैसे कहाँ से जमा किए हैं। फंगली से कहती है कि मुझे शक है कि मिस्टर शी ने एन को पैसे दिए हैं। तभी फंगली कार वाला इंसिडेंट लुयान को याद करवाती है। उसे कहती है कि उसे लगता है कि एन ने इसी बात का फायदा उठाते हुए मिस्टर शी से पैसे लिए हैं। तभी फंगली लुयान से कहती है कि अगर हम मिस्टर शी के पैसों को अनलीगल करार दें तो एन को वो पैसे वापस करने होंगे हर सूरत में, जिस पर लुयान खुश हो जाता है। जिस पर लुयान कहता है कि हमें जल्द ही इन्वेस्टिगेशन करनी चाहिए, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दूसरी तरफ फंगली और लुयान मिस्टर शी के ड्राइवर के पास इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पहुंच जाते हैं। जैसे ही फंगली उससे सवाल करती है, उसे कहता है कि तुम लुयान और मिस्टर शी के दरमियान में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश कर रही हो। फंगली कहती है कि मैंने सुना है कि 3 मंथ्स पहले मिस्टर शी पर अनलीगल केस हुआ है, क्या ये बात सच है। जैसे ही वो उनके साथ आर्ग्यू करने लगता है, लुयान फंगली को इशारा करता है कि वो उनको बुला ले। तभी फंगली कम इन कहती है तो 2 आदमी जिसके हाथ में एक हैंडबैग होता है वहाँ आ जाते हैं। वो जबरदस्ती मिस्टर शी के ड्राइवर को बिठाते हैं। तभी एक उसकी गर्दन पकड़कर खड़ा होता है और दूसरा टूल्स निकाल रहा होता है। मिस्टर शी का ड्राइवर जैसे ही टूल देखता है
वो स्केर्ड हो जाता है। तभी लुयान कहता है कि मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर कैमरास लगे होंगे, जिस पर फंगली कहती है डोंट वरी, ये बहुत एक्सपर्ट हैं। जैसे ही उसका मुंह पकड़कर टूल अंदर घुसाने लगते हैं, वो लुयो से कहता है कि उसे यहाँ से जाने दे। वो डर जाता है और फौरन कहता है कि मैं बताता हूँ, मैं सब कुछ जानता हूँ। ये सुनते ही वो दोनों ड्रिंक करने लगते हैं। दूसरी तरफ लुयान फंगली से कहता है कि मुझे नहीं लगता था कि तुम इतना अच्छा आइडिया दोगी, जिस पर फंगली रिप्लाई करती है कि मैं तुमसे सीख रही हूँ। फंगली लुयान से कहती है कि मिस्टर शी की मनी हमने अनलीगल साबित की है, आगे का क्या प्लान है। जिस पर लुयान कहता है कि हमें रिपोर्ट करवाने की जरूरत है, हम रिपोर्ट करवा देंगे तो एन वो पैसे यूज नहीं कर सकेगा। जिस पर फंगली थोड़ा अपसेट होती है। लुयान उसे कहता है कि क्या तुम्हें बुरा फील हो रहा है, जिस पर फंगली रिप्लाई करती है इम्पॉसिबल। दूसरी तरफ एन अपने कैबिन में बैठा काम में मसरूफ होता है कि तभी वहाँ पर इन्वेस्टिगेटर आ जाते हैं, जिन्हें आकर फ्रैंक पूछता है कि वो कौन है और यहाँ पर क्या कर रहे हैं। तभी वो एन को बताते हैं कि वो एंटी बैंक से आए हैं। वो बताते हैं कि उन्हें रिपोर्ट मिली है कि मिस्टर शी मनी लॉन्ड्रिंग केस में इन्वॉल्व है। वो बताते हैं कि वो पुलिस की कस्टडी में मौजूद है। वो इनको कहते हैं कि हमने सुना है कि उन्होंने रिसेंटली आपके अकाउंट में मनी ट्रांसफर की है, जिस पर एन कहता है कि ये बिल्कुल सच है। वो कहता है कि लेकिन ये लाइट मेट लोन है। तभी वो उनसे कहते हैं कि उसे 3 दिन में ये पैसे वापस करने होंगे, जिस पर एन कहता है कि ये 3 दिन में पॉसिबल नहीं हो सकता। तो वो कहते हैं कि हम यहाँ पर आपको इन्फॉर्म करने आए हैं और हमें उम्मीद है कि आप हमारे साथ कोऑपरेट करेंगे। दूसरी तरफ एन और फ्रैंक पार्किंग में आ रहे होते हैं। तभी फ्रैंक एन को कहता है कि अगर वो पैसे हमारे हाथ से निकल गए तो हम क्या करेंगे। तभी एन उसे कहता है चलो बैंक चलें। चलते चलते एन को चक्कर आ जाता है और वो गिर जाता है। दूसरी तरफ लुयान और फंगली ड्रिंक कर रहे होते हैं कि तभी फंगली उससे अपसेट नजर आती है। वो उससे पूछता है कि क्या बात है, जिस पर वो कहती है कुछ नहीं। वो कहती है कि वो रात को ठीक से नहीं सो पाई। तभी लुयान हंसने लगता है और कहता है कि उसे यकीन है कि एन बहुत बड़ी परेशानी में मुब्तला हो गया है। वो कहता है कि जब डैड को ये बात पता चलेगी तो मुझे यकीन है कि वो उसे जोएन ग्रुप से निकाल देंगे। जिस पर फंगली कहती है मुझे उम्मीद है कि जल्द ही इख्तिताम होगा। लुयान फंगली से पूछता है कि अगर डैड ने उसे सच में निकाल दिया तो क्या तुम्हें उसकी कोई परवाह नहीं। जिस पर फंगली रिप्लाई करती है कि क्या मैं तुमसे पूछ सकती हूँ कि तुम एन को इतना नापसंद क्यों करते हो। तभी लुयान फ्लैशबैक में देखता है कि जब एन 8 ईयर का था और सारी फैमिली मिलकर उसकी बर्थडे कर रही होती है। लुयान दूर खड़ा स्टेयर पर ये सब कुछ देख रहा होता है कि तभी वहाँ पर मेड आती है और कहती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम यहाँ नहीं खड़े हो सकते क्योंकि तुम्हें गेस्ट नहीं दिखने चाहिए। वो कहती है कि तुम हमें शर्मिंदा करोगे, अपने रूम में वापस जाओ। तभी लुयान को कॉल आती है और उसे पता चलता है कि एन की तबीयत खराब है। फंगली फौरन से एन को देखने के लिए चली जाती है। वो जैसे ही उसके कमरे में जाती है फैंग वहाँ पर मौजूद होता है। उससे पूछती है कि इसे क्या हुआ है, जिस पर वो बताता है कि जब से बैंक स्टाफ वहाँ से होकर गया था एन को हेडेक हो रही थी और बाद में ये बेहोश हो गए। फैंग बताता है कि डॉक्टर ने चेक कर लिया है और उन्होंने बताया है कि कोई सीरियस बात नहीं है, ये सिर्फ स्ट्रेस की वजह से हुआ है, इन्हें आराम की जरूरत है। दूसरी तरफ लुयान का ड्राइवर उससे पूछता है कि क्या वो एन के घर जाना चाहता है, जिस पर वो कहता है नहीं। तो तभी उसे लीलू की कॉल आ जाती है। वो उसे बताता है कि वो बाहर है, जिस पर वो कहती है कि वो जानती है। वो उसे कहती है कि तुम परेशान मत हो, एन बिल्कुल ठीक है। दूसरी तरफ एन को जैसे ही होश आता है वो देखता है कि फंगली उसका हाथ पकड़े हुए बेड के कॉर्नर पर सर रखकर लेटी हुई है। वो फौरन से डरकर उठ जाता है। फंगली उसे देखकर खुश हो जाती है और कहती है कि तुम उठ गए। एन फंगली से कहता है कि अब हम शादीशुदा नहीं रहे तो तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो। उसे कहता है कि तुम मेरे भाई से शादी करना चाहती हो, जिस पर फंगली कहती है लुयान क्या तुम अपने होशो हवास में मौजूद हो। तभी एन उसे कहता है कि वो यूशन है, एन हैन नहीं है। फंगली उसे कहती है कि क्या तुम जानते हो मैं कौन हूँ। वो उसे कहता है कि तुम फंगली हो जिसे मेरे डैड ने मेरे लिए पसंद किया है। फंगली उसे कहती है कि बहाने करना बंद करो और ये ड्रामा बंद करो, हम दोनों सिस्टम के थ्रू ट्रैप्ड हुए हैं, एन और फंगली, ये हमारा सिस्टम आइडेंटिफिकेशन है, तुम कैसे भूल सकते हो। अभी वो बात कर ही रहे होते हैं कि तभी मेड डोर को नॉक करती है और कहती है कि मिस्टर एन ने ऑर्डर दिया है कि अगर आप उठ गए हैं तो आकर उनसे मिले। जिस पर एन डर जाता है। फंगली से कहती है कि तुम डर क्यों रहे हो। वो उसे कहता है कि मेरे डैड हमेशा मुझे यूजलेस बोलते हैं। तभी फंगली दिल ही दिल में सोचती है कि एन के साथ क्या हुआ है, वो ऐसे क्यों रिएक्ट कर रहा है। वो सोचती है कि कहीं उसकी मेमोरी तो नहीं लॉस्ट हो गई। दूसरी तरफ फंगली जैसे ही नीचे आती है ग्रैंडमा उससे पूछती है कि एन कैसा है, जिस पर वो झूठ बोलती है और कहती है कि वो अभी तक नहीं उठा। तभी उसके फादर कहते हैं कि एक छोटे से प्रेशर की वजह से उसका ये हाल हो गया है, तो वो जोएन ग्रुप को आगे कैसे चलाएगा। तभी ग्रैंडमा कहती है कि तुम्हारा बेटा परेशान है और तुम ऐसी बातें कर रहे हो, तुम्हें इस वक्त उसे ब्लेम नहीं करना चाहिए। दूसरी तरफ ग्रैंडमा फंगली से कहती है कि वो जानती है कि कुछ भी हो जाए लेकिन फंगली हमेशा एन का ख्याल रखेगी और उसकी परवाह करेगी। दूसरी तरफ फंगली एन के रूम में जाती है और देखती है कि वो ब्लैंकेट में छुपकर लेटा होता है। फंगली से कहती है कि वो कुछ नहीं जानती, उसे जल्द ही रिकवर होना होगा क्योंकि वो ऐसे उसके साथ नहीं रह सकती। जैसे ही वो ब्लैंकेट उठाकर देखती है वो देखती है कि एन गेम खेल रहा होता है और उसके कान में हैंड फ्री होती है। उसे देखते ही वो डर जाता है और फौरन से उठ जाता है। उसे कहता है कि तुम अभी तक हमारे घर में क्या कर रही हो। तभी वो उसे रिंग दिखाता
बताते हुए कहती है कि तुमने मुझसे शादी की है और अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ। उसे कहती है कि मैं तुम्हें सफाई नहीं देना चाहती। तभी वो उस पर चिल्लाने लगती है जिससे वो डर जाता है। दूसरी तरफ फंगली ओटिया को बुलाती है। वो सिस्टम से पूछती है कि क्या एंड गेम से निकल चुका है और क्या वो अब अकेली ही इस गेम में मौजूद है। ओटिया बताता है कि एंड गेम से नहीं निकला। दूसरी तरफ फंगली के फोन की रिंग होती है तो तभी उसकी आंख खुलती है। वो एन से कहती है उठो। जैसे ही उसकी आंख खुलती है वो देखती है कि एन बेड पर मौजूद नहीं होता। दूसरी तरफ एन लीलू के कमरे में बैठा गेम खेल रहा होता है। जैसे वो उसे देखती है वो पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। तभी वो उसे कहता है कि आहिस्ता बोलो, कहीं फंगली ना सुन ले। उसे दरवाजा बंद करने के लिए कहता है। तभी वो लीलू को बताता है कि फंगली से कहती है कि वो उसकी बीवी है और वो उसे कहती है कि वो अपने डैड से जाकर मिले, लेकिन वो ऐसा नहीं करना चाहता। जिस पर लीलू उसे कहती है तो तुम कंपनी को ज्वाइन नहीं करना चाहते और सीईओ की पोजीशन हासिल नहीं करना चाहते। जिस पर कहता है ये कैसा सवाल है, कंपनी ऑलरेडी अनाउंस कर चुकी है कि लुयान अगला सीईओ बनेगा। लीलू उसकी बातें सुनकर सरप्राइज हो जाती है। दूसरी तरफ फंगली पूरे घर में एन को ढूंढ रही होती है। तभी लीलू के कमरे से उसे उसकी आवाज आती है। वो देखती है कि वो गेम में बिजी होता है। जैसे ही फंगली उसके शोल्डर पर हाथ रखती है उसे लगता है कि वो लीलू है। वो उसे कहता है कि अभी यहाँ से चली जाओ क्योंकि मैं गेम में बिजी हूँ। तभी फंगली उसके कान में से हैंड फ्री निकालती है। उसकी नजर फंगली पर पड़ती है। दूसरी तरफ वो दोनों ऑफिस जाते हैं। ऑफिस पहुँचते ही फैंग बताता है कि हम लोग ऑफिस पहुंच चुके हैं, लेकिन एन गाड़ी से नहीं निकलता। फंगली से कहती है कि अगर तुम ऐसे ही रिएक्ट करोगे तो तुम मर जाओगे। वो फैंग से कहती है कि तुम एन की कंडीशन को जानते हो, लेकिन ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। ये बात तुम्हारे और मेरे दरमियान में रहनी चाहिए। फैंग फंगली से कहता है कि वो समझा नहीं कि पहले फंगली लुयान की हेल्प कर रही थी और अब फौरन से वो एन की हेल्प कर रही है। अभी फंगली कुछ कह नहीं पाई थी। फैंग उसे कहता है कि मैं समझ गया, आप दोनों का ये प्लान था। दूसरी तरफ फंगली लुयान से मिलने जाती है। लुयान उससे पूछता है कि एन कैसा है। वो उसे कहता है कि वो उसे जोन कंपनी से निकालना चाहता था, लेकिन उसे हर्ट नहीं करना चाहता था। आफ्टर ऑल वो मेरा भाई है। जिस पर फंगली से कहती है कि वो सिर्फ बेहोश हुआ था स्ट्रेस की वजह से। तभी लुयान उसे कहता है ठीक है, थोड़ी देर में मीटिंग स्टार्ट होने वाली है, तुम रेडी रहो, और वो उसे डॉक्यूमेंट्स की फाइल देता है। दूसरी तरफ लुयान को तभी लीलू का मैसेज आता है जिसमें उसने लिखा होता है कि एन अपनी मेमोरी लॉस कर चुका है। तो लुयान फंगली की तरफ देखकर स्माइल करने लगता है। दूसरी तरफ लुयान और फंगली मिस्टर एन के कैबिन में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पर फैंग आता है और उन्हें बताता है कि एन की तबीयत काफी खराब है, इसलिए वो मीटिंग को अटेंड नहीं कर पाएगा। जिस पर वो कहता है ठीक है। दूसरी तरफ फंगली लुयान से पूछती है कि उसने इस प्रोजेक्ट के लिए इतनी मेहनत की और सारा दिन रात मेहनत करके इस पर काम किया और लुयान ने इतनी इजीली वो प्रोजेक्ट एन के नाम कर दिया। उससे कहती है कि वो नहीं समझ पा रही कि वो क्या करना चाहता है। जिस पर लुयान रिप्लाई करता है कि तुमने खुद ही कहा था कि हमें इतना हार्टलेस नहीं होना चाहिए। फंगली उसे कहती है कि मैं नहीं समझ पा रही तुम क्या चाहते हो। तभी लुयान फंगली से कहता है कि मैं तुम्हें ऑलरेडी बता चुका हूँ कि मैं उसे सिर्फ ज्वाइन ग्रुप से निकालना चाहता हूँ और मेरी उसके साथ कोई दुश्मनी नहीं है। दूसरी तरफ लुयान का ड्राइवर आता है और उसे बताता है कि मिस्टर जू उसे आज रात मिलना चाहते हैं। जिस पर लुयान कहता है कि वो बिजी है और वो मीटिंग कैंसिल कर दे और फौरन से उठकर वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ लीलू ऑफिस से बाहर खड़ी टैक्सी में बैठकर चली जाती है। लुयान उसे जाता हुआ देख लेता है। तभी वो अपने फ्रेंड से मिलती है और उससे पूछती है कि आज हम कहाँ खाना खाएंगे। जिस पर वो रिप्लाई करता है जो तुम्हारी फेवरेट जगह होगी वहाँ पर। तभी वहाँ पर लुयान आ जाता है। लीलू से देखते ही कहती है मैं तुम्हें बताती हूँ, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता और उसका बाजू पकड़कर कार में ले जाने लगता है। तो तभी उसका फ्रेंड उसका दूसरा बाजू पकड़ लेता है। लुयान फौरन से उसका गिरेबान पकड़ता है। तभी वो उसे बताता है कि वो उसका कजन है। तो लुयान उससे सॉरी करता है और उसे कहता है कि वो नहीं पहचान पाया। लुयान उसे कहता है कि ये मेरी तरफ से छोटी सी ट्रीट है अपोलो चॉइस के लिए। तभी वो लोग अपना खाना ऑर्डर करते हैं। दूसरी तरफ फंगली ओटिया को बुलाती है और उससे पूछती है कि क्या कोई ऐसी आइटम अवेलेबल है जिससे एन की मेमोरी रिस्टोर की जाए। जिस पर ओटिया कहता है ऐसी कोई आइटम अवेलेबल नहीं है। वो कहता है लेकिन एक आइटम है जो तुम्हें बॉस से बाय करनी होगी। जिस पर फंगली कहती है कि वो बाय करेगी। ओटिया उसे बताता है कि अभी वो अवेलेबल नहीं है। जिस पर वो पूछती है क्यों। फंगली से कहती है कि मुझे ये मत कहना कि ये प्लॉट सेटिंग है। ओटिया उसे बताता है कि उसे खरीदने के लिए तुम्हें 3000 पॉइंट्स वेस्ट करने पड़ेंगे। इस पर फंगली कहती है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। फंगली से कहती है कि क्या तुम मुझे कोई डिस्काउंट दे रहे हो। तभी हवा तेज चलने लगती है। ओटिया कहता है अब भी वो यहाँ पर और स्टे नहीं कर सकता और चला जाता है।